हेलो एवरीवन। बेटा बहुत दिनों से बच्चे हमसे कहते हैं कि मैम हमारा एयरफोर्स का अलग से कराओ, हमारा डिफेंस में एनडीए का अलग से कराओ। बेटा मैंने इसीलिए आपका अलग से सेशन रखा क्योंकि आप लोगों को कभी कभी महसूस होता है नहीं मैम तो हम लोग को सीजीएल के साथ लेकर चली जाती है। आपको मैं बता दूं बेटा, जो सीजीएल कर लेता है ना तैयारी, उनका एनडीए और एयरफोर्स का जो इंग्लिश है एकदम इतना आसान हो जाता है, स्मूथ सेलिंग हो जाता है। लेकिन क्योंकि आपको भी एक विशेष अटेंशन चाहिए, तो चलो आज मैं बच्चों के लिए बच्चों की तरह वोकैब लेके आई। बच्चों की तरह पढ़ाऊंगी, लेकिन बच्चों वाला वोकैब नहीं पढ़ाऊंगी। क्यों? क्योंकि आप बड़े हो चुके हो, आपको कंपटीशन करना है। लेकिन क्योंकि आप 12th वाले होते हो तो आप वैसी बच्चों वाली मेंटालिटी रहती है आपकी, है ना। चलो सबसे पहले आप इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ताकि मैं आपको डिटेल बता सकूं कि इसमें मैं आपको कैसे पढ़ाऊंगी और फिर जल्दी से क्लास शुरू कर देंगे। देखो बेटा, मेरा इंग्लिश स्पेशल का बैच आया हुआ है 15 जून को, और आज फिर शाम को 5:30 बजे यूट्यूब में ही उसका डेमो है। टेंस कैसे पढ़ोगे और कैसे मैं एक एक चैप्टर को बिल्कुल एकदम एक्सपैंड करके पढ़ा देती हूँ, वो आप देखोगे। ठीक है, ये बैच मेरा ट्यूसडे, थर्सडे और संडे चलता है 5:30 से 7। ठीक है, इसकी फीस 3499 है, जिसमें आपको 75 टेस्ट पेपर सारा कंप्लीट मैं डिस्कस करूंगी और पूरा डिस्कशन किया हुआ पेपर आपको मिलेगा। ठीक है, एक तो बायो स्पेशल बैच बेटा ये जरूर ले लेना अगर आप जनरल एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो। स्टैटिक जीके बहुत बढ़िया है। याद रखना बेटा, आप लोगों को जब भी एग्जाम होता है आपसे जो जीके पूछा जाता है, अगर इस बैच को कर लोगे तो करंट अफेयर्स और जीके तैयार हो जाएगा। मैं कह सकती हूँ कि +10 मार्क्स तो आपको आएगा ही आएगा। प्लस मैथ स्पेशल पुष्पिंदर सर का एक बैच है, एक मोहित क्वात्रा सर का बैच है, मेरे साथ ही है कॉम्बो में। और जो लोग अभी जीडी वगैरह कहते हो मैम मेरा जीडी भी आने वाला है या इंटरव्यू होता है, आपको पता है बहुत लोग कॉन्फिडेंस आउट होते हैं इसलिए क्योंकि उससे 1-2 क्वेश्चन इंग्लिश में पूछा जाता है, वो बोल ही नहीं पाते। तो कम से कम आप इंग्लिश स्पोकन भी मेरा कल ही आया है, आज फिर से उसका 3:30 बजे मैं अब उसमें कंपल्सरी इंग्लिश का एक सेशन लेके आ रही हूँ कि कल मैंने बताया इंग्लिश बोलना कैसे, आज मैं 3:30 बजे बताऊंगी इंग्लिश लिखना कैसे है। तो कल का 3:30 का सेशन और परसों का 5:30 का सेशन भी आप देख लोगे तो आपको समझ में आएगा। आज इसका डेमो है 3:30 बजे, इसीलिए आप जरूर आना। चलिए अब मैं आती हूँ आपसे साथ वोकैबुलरी में, और अगेन मजेदार तरीके से वोकैब कराने के लिए आपके लिए बहुत अच्छा सेशन लेके आई हूं मैं। एक मिनट को ये आप सेशन देखोगे आपको मजा आ जाएगा। कोई भी चीज बेटा दिमाग में तब बैठता है जब आप उसको देखकर उस वर्ड को वहां पे सोच के फिट कर लोगे, है ना। चलो सबसे पहले आप इसको देखो, मैं सामने से हट रही हूं, और इस वर्ड को देखो और सोच के फिट करो इसको आप जरा अपने दिमाग में। क्या देख रहे हो? स्टाइलिश एक लड़की देखो किस तरह से चल रही है, बिल्कुल। और ये बिल्ली आपको आपसे मिल रही होगी, ऐसे ही आप गॉगल्स लगाते हो जब किसी लड़की को देखते हो तो, है ना। देखते हो, है ना। सब लड़के मुझे ऐसे ही बिल्ला ही दिखता है, ऐसे स्टाइल मारते हो आप लोग जब आप लोग किसी लड़की को देखते हो। स्टाइल मारते हो, मैंने कहा। लड़की भी देखो स्टाइल मार रही है, लड़का भी स्टाइल मार रहा है। ऐसे जो दिखावा करते हैं, जो स्टाइल मारते हैं, दिखावा करते हैं, ऐसे लोगों को हम लोग फ्लैम्बॉयंट कहते हैं, ऑस्टेंटेशियस कहते हैं। ठीक है, फ्लैम्बॉयंट एंड ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है, पंकज प्लीज आपको जो मैसेज करना है मुझे पर्सनल मैसेज कर दो 8860333003 पर। प्लीज यहाँ पे ये सब बातें करके डिस्टर्ब मत करिए, अभी आप रुको, सुनो। फ्लैम्बॉयंट एंड ऑस्टेंटेशियस का मतलब होता है जो शो ऑफ करता है, कभी गॉगल्स पहन के, कभी बहुत ऐसा ड्रेसअप होके। देख रहे हो लड़की को, देखो
है ना। इस तरह के लोगों को हम एडजेक्टिव यूज करते हैं ऑस्टेंटेशियस एंड फ्लैम्बॉयंट। देखो बेटा, लड़की का लड़की फोटो बना दिया, लेकिन तुम्हारी जगह पे मैंने बिल्ला बना दिया, क्योंकि तुम लोग इसी तरह से करते हो। प्रिटेंशियस, वेरी गुड मंजू, वेरी गुड। देखो जरा ध्यान से, अगर मैं ये कहूं, देखते हो आप, देखो कि पार्लियामेंट में एकदम सुआव लगेंगे आपको शशि थरूर, बाकी सब तो ऐसे ही झोला कुछ भी लटका के आ जाते हैं, है ना। उनको लगता है कि हम आम जनता लगेंगे तो ज्यादा नजदीक होंगे जनता के, लेकिन देखते हो शशि थरूर को बिल्कुल एकदम बिल्कुल दिखावा के साथ अच्छे से ड्रेसअप होके आते। तो मैंने क्या लिखा है, देखो, शशि थरूर इज फेमस फॉर हिज फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल। वो जो लोग ऐसे ही आप बिजनेस क्लास में नहीं चल के इकोनॉमी क्लास में चलते हैं, उनको कैटल क्लास कहते हैं। कैटल क्लास मतलब यार मवेशी टाइप के, है ना, झुंड में चलने वाले, है ना, उनका कोई क्लास नहीं है। तो ये जाने चाहते हैं अपने स्टाइलिश फ्लैम्बॉयंट लाइफस्टाइल के लिए। He has turned ostentatious, वो बहुत दिखावे भरा हो गया है, and wants to show off his newly acquired wealth। नया नया पैसा आया है, बस वो बिल्कुल शो ऑफ करने लगा है। वेरी गुड मंजू, पॉम्पस। देखो जरा ध्यान से, मंजू ने दो वो क्या दे दिया आपको, पॉम्पस एंड प्रिटेंशियस। वेरी गुड। वोकैबुलरी आपकी तरफ से आता है तो मजा आ जाता है। और शोई देख लो, यहां पे दिया हुआ है, नोटिसेबल इन सच अ वे दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन। ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? मजेदार तरीका है, बोलो। राइट, चलिए नेक्स्ट में आइए, जरा देखो, पहले एक बार इसको देखो और उस वर्ड को इसके साथ फिट करके आप सोचने की कोशिश करो ये क्या कर रहा है। आपने इसको खाना दिया, ये कह रहा है आई एम ऑब्लाइज्ड। आपने इसको खाना दिया, हाथ जोड़ के कह रहा है आई एम ग्रेटफुल। बेटा ग्रेटफुल का स्पेलिंग देख लो, GREAT नहीं है, GRATE है, स्पेलिंग मिस्टेक में भी आता है। जब आप ऑब्लाइज्ड होते हो, थैंकफुल होते हो, ग्रेटफुल होते हो, तो आप इसी तरह से हाथ जोड़ते हो और कहते हो आई एम ऑब्लाइज्ड टू यू फॉर योर काइंडनेस। आपके काइंडनेस के लिए, आपकी दया के लिए मैं बहुत आभारी हूं। एंड शी इज ग्रेटफुल फॉर वॉट यू हैव डन। तुमने जो किया है ना, उसके लिए वो आभारी है। देखो ध्यान से बेटा, रात को 9 बजे मेरा ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे क्लास चलता है अरमान, वॉल्यूम 1 का। उसका प्ले लिस्ट भी अलग से बना है, वो आप देख लेना। देखो जरा ध्यान से, ऑब्लाइज्ड, थैंकफुल, ग्रेटफुल, ये बोलता है कि आप कृतज्ञ हो, आप एहसानमंद हो, है ना, एहसानमंद और कृतज्ञ। क्लियर, समझ में आया? बोलो, देखो जरा ध्यान से, क्लियर? नेक्स्ट आओ, बूज। देखो बेचारा भालू को, इसकी गर्लफ्रेंड इसको छोड़ के भाग गई, तो ये क्या कर रहा है, देखो शराब पिया जा रहा है ना। इसकी गर्लफ्रेंड छोड़ के भाग गई इसको, तो क्या कर रहा है ये, ही इज बूजिंग, ही इज बूजिंग। ही इज बूजिंग का मतलब क्या है, वो शराब पी रहा है। बेटा बूज वर्ब भी है, बूज नाउन भी है। अगर मैंने कहा ही इज बूजिंग विथ हिज फ्रेंड्स, इसका मतलब है वो शराब पी रहा है अपने दोस्तों के साथ। लेकिन अगर मैं कहूं दे डाइन एंड बूज, देखो बूज में ई हटा के ING लगाया था, यहां पर भी बूज क्या है, वर्ब है। ऑन सैटरडे नाइट, शनिवार रात को ये डाइन करता है। डाइन का मतलब बेटा डिनर करना, डाइन का मतलब डिनर करना। वो डिनर करता है और शराब पीता है। देवदास वॉज अ ड्रंकर्ड, सिनोनिम में बेटा बूज। अगर नाउन की बात करेंगे तो शराब पीना या शराब होता है, लेकिन शराबी का इंग्लिश क्या होता है, ड्रंकर्ड। देखो दोनों का मीनिंग दिया मैंने, बूज का शराब और शराब पीना, और ड्रंकर्ड का मतलब वन हु ड्रिंक्स टू मच। शराबी को हम ड्रंकर्ड कहते हैं। ठीक है, ड्रिंकर वर्ड बेटा नॉर्मल वर्ड है, ऐसे बोल देते हैं। इसका बेटा टिटोटलर एंटोनिम है। वेरी गुड अरमान,
वेरी गुड। एरमान, टिटोटलर, वेरी गुड, इसका एंटोनिम है। क्लियर? बोलो कोई प्रॉब्लम? नेक्स्ट आओ बेटा, कोलैबोरेशन। यस, इंग्लिश आप कुलदीप बैच नंबर 18 ले लो, आपका इंग्लिश पूरा कवर्ड हो जाएगा। एनडीए में 10 क्वेश्चन सिनोनिम, 10 क्वेश्चन एंटोनिम का आता है, इसीलिए एनडीए के लिए वोकैबुलरी बहुत इंपॉर्टेंट है। कोलैबोरेशन और कोल्यूजन बेटा दोनों का मतलब सांठगांठ है, लेकिन अगर आप कोलैबोरेशन कर रहे हो किसी काम के लिए, किसी को पार्टनर बना रहे हो, तो वो क्या है? आपका बिजनेस एसोसिएशन है कोलैबोरेशन। लेकिन कोल्यूजन जो है ना बेटा, कोल्यूजन सांठगांठ होता है कुछ गलत काम करने के लिए। कोलैबोरेशन कुछ अच्छा काम करने के लिए या बिजनेस करने के लिए या कुछ भी करने के लिए, लेकिन कोल्यूजन हमेशा जैसे कोई षड्यंत्र कर रहे हो, कोई सांठगांठ कर रहे हो। लेकिन ऐसा ही एसोसिएशन तो होगा ही होगा। देखो ध्यान से, दिस कोलैबोरेशन विल श्योरली हेल्प यू इन एक्सपैंडिंग योर बिजनेस। अगर आप दोनों कोलैबोरेट कर रहे हो यानी साझेदारी कर रहे हो, तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा, है ना? ये साझेदारी आपको बहुत हेल्प करेगा। लेकिन अगर मैं कहूं कुछ डिसऑनेस्ट पर्पस के लिए अगर हम कहें, तो इसका है मीनिंग सांठगांठ, है ना? देखो, मेनी ऑफिसर्स वर्कड इन कोल्यूशन विद द टेररिस्ट। बहुत सारे ऑफिसर्स ने टेररिस्ट के साथ सांठगांठ किया। देखे ना कि पंजाब में एक बहुत हाई लेवल पुलिस ऑफिसर पकड़ा गया था, है ना? बिकॉज ही वॉज वर्किंग इन कोल्यूजन विद द टेररिस्ट, उनके साथ सांठगांठ किया हुआ था। देखो, एनडीए का भी बेटा पर्टिकुलर प्लेलिस्ट नहीं बना है, लेकिन आप लोग एनडीए के लिए प्लेलिस्ट क्यों खोजोगे बेटा? आपके लिए तो अलग से एक चैनल बना दिया है हमने। चैनल का नाम देखो है केडी डिफेंस ब्रिगेड। अब इसमें जाओ, इसमें मैथ्स के और आपके जीएस के बहुत सारे चैप्टर्स डले हुए हैं और बहुत सारे वीडियोस हैं। इंग्लिश का देखो, हमारे साथ ही केडी लाइव में भी कर सकते हो। हालांकि जो आपके लिए स्पेशल रहेगा वो आपके केडी डिफेंस ब्रिगेड को इमीडिएटली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। जितने भी डिफेंस वाले हैं, केडी डिफेंस ब्रिगेड को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। पीडीएफ बिल्कुल मिलेगा बेटा। देखो जरा, बेचारे का मुंह लटका हुआ है। कई बार ऐसे ही होता है ना, बाजार जाते हो अपने पापा के साथ और वो कुछ खरीद के आपको नहीं देते हैं, तो आपका मुंह ऐसे ही लटक जाता है ना? हाँ, ऐसे ही लटक जाता है। तब जब आप कहते हो मुझे ये चाहिए, पापा कहते हैं बहुत महंगा है, नहीं दे सकते, तो फिर आपको क्या होता है? आप बिल्कुल ऐसे ही मुंह लटका लेते हो। बेटा इसके लिए 2-3 इडियम्स भी है। उदास होना, मुंह लटका लेना। देखो, मुंह लटकाने का इंग्लिश होगा पुल अ लॉन्ग फेस, और उदास के लिए 2 और इडियम है, इन द डोलड्रम्स और इन द ब्लूज। देखो, इन द डोलड्रम्स ज्योग्राफी में पढ़ते हो, है ना? वो कहाँ होता है? इक्वेटर के पास होता है। वहां पे लोग बिल्कुल उदास हो जाते थे, डिप्रेशन होता था, क्योंकि वहां पे पहले जब शिप जाती थी ना, तो उनको रिक्वायर्ड हवा नहीं मिलता था सेल करने के लिए। अगर तो वहां पे कई कई दिन तक शिप फंसी रह जाती थी, क्योंकि वहां गर्मी होता है, तो हवा कहाँ जाएगा? एक्सपैंड करके ट्रॉपिक्स की तरफ चला जाता है ना? तो बहुत गर्मी होती थी और वहां पे कुछ भी हवा नहीं होता था। यस एयरमैन, डोलफुल, वेरी गुड, वेरी गुड। तो इससे क्या होता था? लोग डिप्रेस्ड होने लगते थे, उदास होते थे, अवसाद के शिकार होते थे। इसीलिए इन द डोलड्रम वहीं से बना है। और इन द ब्लूज, ठंडे प्रदेश में तो बहुत ठंडा होता है, तो नाक के पोर छोर है या उंगलियों के छोर है, ये सब क्या होते हैं ना, ब्लू होने लगते हैं। उस जगह पे भी लोग एक दूसरे से मिल नहीं रहते होते हैं, तो क्या होता है ना, लोग उदास होने लगते हैं, क्योंकि बाहर बिल्कुल अंधेरा, दिन भर थोड़ी देर दिन निकलता है ना? तो लोग क्या होते हैं? डिप्रेशन होने लगता है। तो इन द ब्लूज और इन द डोलड्रम्स, यहीं से याद रखना। ऐसे में लोगों को अवसाद होता है, उदासी आती। देखो एक एग्जाम्पल, शी टर्न्ड मोरोस, वो उदास हो गई, व्हेन शी सॉ द रिजल्ट, जब उसने रिजल्ट देखा।
रिजल्ट अच्छा नहीं आया होगा इसलिए उदास हो गई। आफ्टर हिज डेथ, उसके मृत्यु के बाद, बेटा देखो ग्लूमी एडजेक्टिव है, ग्लूम हो गया नाउन। ग्लूम का मतलब क्या हुआ? उदासी। ए दुखी और उदास तो हो गया आपका इसका इसका अर्थ। अब ग्लूम का मतलब होता है उदासी। देखो, आफ्टर हिज डेथ, उसकी मृत्यु के बाद, ग्लूम फेल ओवर द फैमिली, जो उदासी था पूरे के पूरे परिवार पे छा गया। He pulled a long face, उसका चेहरा लटक गया। When I refused to buy him a computer game, जब मैंने मना कर दिया, मैं कोई कंप्यूटर गेम खरीद के नहीं देने वाली हूँ। जरा देखो तो ध्यान से, pull a long face, देवव्रत, चेहरा लटक जाना। जैसे आप लोग का चेहरा लटक जाता है जब पापा कह देते हैं ये कंप्यूटर गेम बहुत महंगा, मैं खरीद के नहीं दूंगा, है ना? कभी कभी आप लोग को भी समझना चाहिए कि हमेशा आपके पेरेंट्स अपने खुशी को मार के आपके लिए अच्छी अच्छी चीजें खरीदते हैं, आपके लिए एजुकेशन अच्छा दिलवा रहे हैं आपको। जैसे छोटी छोटी बात के लिए यू शुड नॉट पुल अ लॉन्ग फेस, मतलब आपको चेहरा नहीं लटकाना चाहिए। समझ में आया? नहीं बेटा, अमन, आपको कुछ भी नोट डाउन नहीं करना। आप क्या करोगे ना, बाद में अगर एक बार देखोगे तो आप उसको पिक को क्लिक कर लो, और अगर नहीं तो अगर हमारे बैच के हो तो इसका तो पूरा कंप्लीट आपको मिल जाएगा। आप बैच नंबर 18 अगर लोगे तो अभी जैसे लोगे वैसे ही कुछ दिनों में 5 ऐसे वोकैब, 5 into 20 यानी कि 100 GIF के वोकैब आपके ऐड हो जाएंगे आपके कोर्स में ही। उसके अलावा लाइव तो हम बहुत करवाएंगे आपको। जरा देखो तो उस लड़की को, शिवम, आप मेरे बुक 1000 डिटेक्टिंग एरर 900 सेंटेंस इंप्रूवमेंट खरीद लेना। जरा देखो कितनी खुशी है, देखो तो कितना चहक रही है। एक्सटेटिक, यूफोरिक, ग्लीफुल, ब्लिसफुल, मतलब वेरी हैप्पी। जॉयस, देखो एक्सट्रीमली हैप्पी, जॉयस, ये सब क्या है? बहुत खुश। इन सब का मीनिंग है, देखो कितना खुश है। द न्यूली इलेक्टेड MP was greeted by an ecstatic crowd। जब आप MP देखते हो, आपके शहर का नया नया MP बन के जब आता है और हाथ हिलाता है, सारे लोग बहुत खुश होके बहुत शोर मचाने लगते हैं। उनको लगता है कि हमने इनको जिता दिया और ये मेरा MP है। तब बहुत खुश होते हैं, तो उसको बिल्कुल एक्सटेटिक क्राउड यानी कि बहुत खुश हुआ जो भीड़ है, वो खुश, बहुत खुश जो भीड़ होती है ना, बहुत चहक रही होती है, वो खुश जो भीड़ है वो उनको ग्रीट किए मतलब आपका ग्रीटिंग का तरीका क्या होता है? नमस्कार करते हो, हाथ हिलाते हो, हाय बोलते हो, ऐसे, है ना? यूफोरिक। द ग्लीफुल पब्लिक, देखो एडजेक्टिव है तभी तो नाउन के पहले आया। अपलॉडेड द टीम, जब टीम इंडिया जीत के आती है तो आप क्या करते हो? आप खुद जाते हो एयरपोर्ट उनको ग्रीट करने के लिए और ताली बजा के उनका स्वागत करते हो, है ना? तो देखो देखो मेरे पास एक और आ गया, चीयरफुल, कुलदीप ने दिया है चीयरफुल। आप जितना दोगे उतना मजेदार होगा, क्योंकि हम उसको ऐड करते चले जाएंगे। देखो धीरज हर रोज तो नहीं चलता है बेटा, आप शायद मेरे बैच के हो ना। एंथुसियास्टिक बेटा उत्साहित हो जाता है, यहाँ हम खुश की बात कर रहे हैं, है ना? अगर आप 15-13 कोई भी बैच ले रहे हो आप हमारा, अगर हमारे पुराने बैच में भी हो तो ध्यान रखना आपका 5 ये लेकर आपका 5 GIF वोकैब ऐड हो चुका होगा। जुबिलेंट, अनिल, वेरी गुड वेरी गुड। आप लोग अगर पार्टिसिपेट करो तो मजा आ जाए। क्या होता है ना, जैसे आप लोग कितने अच्छे से जॉयफुल, बेटा जॉयस लिख दिया था मैंने, जॉयफुल चाहो तो लिख लो, एकदम काम की बात कर रहे हो। वरना क्या होता है ना, अननेसेसरी बातें कर करके लोग नहीं, ठीक है जॉयफुल हो गया, ये कमेंट्स को इतना तेजी से ऊपर जाने लगता है ना कि फिर जो सही है आपका वो भी छूट जाता है कमेंट। देखो अभी निशांत है, अनिल है, एक्सुबरेंट,
वेरी गुड। ये लोग सिर्फ काम की बात कर रहा है। क्लास के समय में अननेसेसरी बात नहीं होनी चाहिए। आपको किसी तरह का कोई भी इंक्वायरी करना है, आप इस पे व्हाट्सएप या मैसेज करके छोड़ दो, आपको जवाब दे देंगे। ठीक है ना? ग्लैड। देखो बच्चे किस तरह से साथ दे रहे हैं। आए समझ में? ऑफ कोर्स सीजीएल का है बेटा। एक बात बताना बेटा, सीजीएल का कहां कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी आएगा वो, क्या? राइट? देखो ये सारा इसका सिनोनिम है। अभी क्लास के बाद ये सारा ऐड कर दूंगी मैं आपके इसी शीट में, सब टाइप करा दूंगी। नेक्स्ट आओ, इडियोसिंक्रेसी। आपको महसूस हो रहा बेटा? इडियो का मतलब इडियट हो गया जैसे, ठीक है? सिंक्रेसी, सिन मतलब सिनोनिम मान के चलो, ऐसे मानो बेटा। इडियो से हम याद रखते हैं इडियट। कुछ कुछ याद रखने का तरीका भी देखो। क्रेजी से याद रखते हैं हम क्रेजी, और सिनोनिम में हम सेम मीनिंग याद करते हैं ना, यानी कि इडियट की तरह ही सेम इडियट है ये। ऐसी क्रेजी, सेम क्रेजी कह लोगे आप। यानी इडियोसिंक्रेसी का मतलब अजीब व्यवहार, जैसा व्यवहार नहीं होना चाहिए, है ना? आपको अच्छा थोड़ी लगेगा। अब जरा देखो तो ध्यान से, इस औरत को क्या कर रही है ये। नहीं, डिजायर तो बहुत विकराल भी कह सकते बेटा। डिजायर चलेगा, सिनोनिम में चलेगा। अनयूजुअल बिहेवियर, अनयूजुअल बिहेवियर मतलब स्ट्रेंज बिहेवियर, है ना? अनयूजुअल, यस। एसेंट्रिक, इसी के सिनोनिम में मेरे पास वर्ड आ गया एसेंट्रिक। वेरी गुड, बहुत अच्छा। देखो कमल ने दिया एसेंट्रिक, मुकेश ने भी एसेंट्रिक दिया, ठीक है? इनसेन, पागल। बेटा ये पागल नहीं है, थोड़ा सा पागल से कम वाली ये हरकतें होती है, फिर पागल होते हैं, ठीक है? देखो जरा ध्यान से। योर इडियोसिंक्रेसी ऑफ बाइटिंग द पिलो लुक्स वियर्ड। यार गेस्ट बैठे हैं, तुम बैठ के पिलो चबा रही हो, ये अजीब व्यवहार है ना, बहुत गंदा लगता है, बहुत अजीब लगता है। लुक्स वियर्ड। आउटलैंडिश तो होता है बेटा, थोड़ा सा डिफरेंट वर्ड हो जाता है ये, ठीक है? एबनॉर्मल, ये ठीक है, एबनॉर्मल बिहेवियर हुआ विशाली, एबनॉर्मल बिहेवियर। Her habit of laughing all the time is just one of her idiosyncrasies. आप कहोगे यार देखते उस लड़की को, पागल है, हमेशा हंसती रहती है। अरे तुम्हें नहीं पता, she has many idiosyncrasies, अजीब अजीब एबनॉर्मल बिहेवियर उसके। ये तो सिर्फ उनमें से एक है। हर समय जो हंसती रहती है वो तो सिर्फ उनमें से एक है। जरा देखो तो, ठीक है? समझ में आ रहा है? रिडिकुलस, वेरी गुड। देखो जरा ध्यान से, इतने मजे से आराम से सोया हुआ है अपने टेडी बेयर पे। बेटा टेडी बियर मत बोलना। नहीं मुकेश, एग्जॉटिक तो होता है बहुत बढ़िया, उम्दा, जो अलग जगह का हुआ, वैसा वो नहीं। देख रहे हो? इसके लिए फ्रेज क्यों बनाया एट होम? बेटा एट होम, जब घर पे रहते हो मजे से आराम कर रहे होते है ना, तो फ्रेज तो बनेगा ही एट होम। यानी आई फील एट होम इन मुंबई। मैम दिल्ली आके ना मेरा पेट ही खराब हो जाता है। आई फील एट होम इन मुंबई, यानी मुंबई में ही मैं कंफर्टेबल महसूस करता हूँ। दिल्ली आता हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लगता, है ना? कंफर्टेबल, एट ईज। अब जैसे मैं घर जाऊंगी, क्या करूंगी? अपने बाल खोलूंगी और अच्छे से आराम से ऐसे लेट जाऊंगी। क्या है ये? टू लेट वंस हेयर डाउन, इसका मतलब है आराम करना। वी हैव अ वीक टू रिलैक्स। जब लॉकडाउन हुआ था मुझे लगा रही यार 21 दिन का लॉकडाउन, जिंदगी में कभी ऐसा मौका नहीं आएगा, है ना? वी हैव 3 weeks टू रिलैक्स। लेट योर हेयर डाउन नाउ, लेट मी हेयर डाउन नाउ। इसका मतलब लेट माई हेयर डाउन नाउ का मतलब हो गया कि अब मुझे रिलैक्स करने दो। तो मैंने आपको कहा है क्या कि भाई हमारे पास 1 सप्ताह टाइम है, बस आराम करो। लेट योर हेयर डाउन नाउ। देखो जरा ध्यान से, रिलैक्स, यस। नहीं, एकोमोडेशन तो होता है बेटा जहां पर रहते हो। एट होम का मतलब क्या हुआ? एट होम का मतलब घर पर तो होता ही है बेटा, लेकिन यहाँ घर पर नहीं है।
ओके, मैं इसका प्लेलिस्ट बनवा दूंगी GIF वो कैप करके, ठीक है ना। 5 तो हो गए हैं, मैं GIF वो कैप करके एक प्लेलिस्ट आज बनवा देती हूँ, ठीक है। आई फील एट होम इन मुंबई, वी हैव अ वीक टू रिलैक्स। समझ में आ रहा है? एट होम यहाँ पे घर पर नहीं है, यहाँ पे कंफर्टेबल है। घर पर भी होता है लेकिन कंफर्टेबल नहीं, कन्वीनियंस तो अलग हो गया बेटा। देखो जरा देखो इसको, ये सरकारी बाबू लग रहा है ना, बिल्कुल, इसलिए तो सरकारी नौकरी सबको चाहिए बेटा। एबोर्ड वगैरह जो होता है ना, वो घर का सिनोनिम लिख रहे हो आप। एकोमोडेशन, एबोर्ड, ये सब घर का सिनोनिम है। अब ये जरा देखो, एकदम सरकारी बाबू लग रहे बेटा। इसका चेहरा देखो तो आप पहचानोगे, ये एक जानवर है, ऑस्ट्रेलिया का जानवर है, जिसको स्लॉथ कहते हैं। इसको स्लॉथ कहते हैं। इसी को कपड़ा वपड़ा पहना के बिठा दिया गया। देखो पता स्लॉथ क्या होता है? एक ऐसा जानवर है जो 3 दिन तक अगर पेड़ पर सोया है तो सोया ही रहेगा, एक करवट सोया है तो सोया ही रहेगा। वेलकम अली, वेलकम। सोया ही रहेगा। उसको जब शुशु लगेगा तब वो नीचे उतरता है, बहुत मुश्किल से उतरता है, क्योंकि अब उसको भूख लग गया इसीलिए। अगर ऐसा स्लॉथ जानवर है तो बेटा इंग्लिश ने क्या कहा कि चलो स्लॉथ उठा लो, है ना। वेरी गुड लैंग्वेज अनिल ने दिया है, ठीक है। लेथार्जिक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तुम लोग कुलदीप, वेरी गुड। लग रहा है क्या स्लगिश? देखो संदीप ने दिया नया वर्ड, ठीक है। क्लमसी तो बेतुका होता है बेटा थोड़ा। लेजी, इंडोलेंट, स्लॉथफुल, आइडल, एनर्वेटेड, ठीक है। लेथार्जिक, और क्या दिया था? लैंग्वेज, ओके। स्लगिश, वेरी गुड। देखो जरा कितना अच्छे से मुझे आप लोग सिनोनिम दे रहे हो, है ना। आइडल, आइडल मतलब बेकार बैठा हुआ। टॉपिड, वो देखना पड़ेगा। इंडोलेंट, इंडोलेंट भी चलेगा, बिल्कुल दिया हुआ बेटा यहाँ इंडोलेंट, है ना। देखो जरा ध्यान से। स्लॉथफुल, स्लॉथफुल का मतलब क्या है भाई? ऐसे ही स्लॉथ की तरह जो 3 दिन में एक बार नीचे उतरता है, जब बहुत तेज भूख लगाती है तब नीचे उतरता है डगमगाता हुआ, क्योंकि उसको नींद आ रही होती है। अगर आप स्लॉथफुल हो तो आप क्या करोगे बेटा? सोए रहोगे खटिया पे, है ना। अपने खाट पे देखते हो हरियाणा बिहार तरफ खाट तोड़ रहा है, मतलब क्या हुआ? आराम कर रहा है ना। तो ऐसे कंडीशन में खाट के नीचे क्या होगा? ग्रास ग्रो कर जाएगा, राइट। तो इसीलिए टू लेट द ग्रास ग्रो अंडर वंस फीट का मतलब है आलस की तरह बैठे रहना। बेटा अगर आप चलते रहोगे तो क्या ग्रास ग्रो करेगा? नहीं करेगा। कोच पोटैटो बेटा वो होते हैं, कोच पोटैटो जो टीवी बहुत देखते हैं, ठीक है। अब सुनो ध्यान से। एनर्वेटेड एनर्जेटिक का एंटोनिम है। एनर्जेटिक, एनर्जी से भरा हुआ। एनर्वेटेड निकल गया, हवा सारी निकली हुई है, एनर्जी है ही नहीं, ऐसा है ना। डोरमेंट, डोरमेंट कहते हैं, वो स्लीपी होता है बेटा, नॉट एक्टिव। डोरमेंट कह सकते हो, नॉट एक्टिव। इफ आई स्किप ब्रेकफास्ट आई फील स्लॉथफुल। अगर आप सुबह अच्छे से नाश्ता करके ऑफिस नहीं जाओगे ना, तो नाश्ता नहीं करोगे, वहां नींद आएगी। क्यों? क्योंकि आपके बदन में एनर्जी ही नहीं, राइट। इसीलिए अगर मैं ब्रेकफास्ट स्किप करता हूँ, नहीं खाता हूँ, तो मुझे एनर्जी महसूस नहीं होता। ही इज लेबोरियस, वह मेहनती है, एंड वोंट लेट द ग्रास ग्रो अंडर हिज फीट। और इस तरह से निकम्मा नहीं बैठा रहेगा, ठीक है। निकम्मा नहीं बैठा रहेगा बेटा। अगर आपको लग रहा है इनएक्टिव, बहुत अच्छा, एक और वर्ड दिया है मुझे सौरभ ने, इनएक्टिव। अगर आपको लग रहा है बढ़िया सेशन है तो प्लीज जल्दी से फटाफट शेयर करो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। अमन बेटा बात पता है, मुझे भी बहुत तेज नींद आती है। जैसे नाश्ता करती हूँ ना सुबह, बड़ी तेज नींद आती है। पता है क्यों? क्योंकि आप 12 घंटा खाना नहीं खाए हुए हो। रात को 10-11 बजे के बाद सुबह 10-11 बजे नाश्ता कर रहे हो,
तो 12 घंटे में क्या होता है ना, हमारे पेट में खाना नहीं रहता है। जैसे खाना पहुंचता है, हमारे पूरे बॉडी का ब्लड दौड़ता है उस खाने को एब्जॉर्ब करने के लिए। तो ब्लड कहाँ से दौड़ा? पूरे बॉडी से। कहाँ से? दिमाग से भी। तो दिमाग से जब ब्लड खाना मतलब पचाने के लिए, एब्जॉर्ब करने के लिए दौड़ेगा ना, तो यहाँ हो जाता है ब्लड की कमी। उसके बाद हमें झुक्की आएगी। इसे देखना, नाश्ता करके, खाना खा के आपको बड़ी तेज झुक्की आती है ना। चलो नेक्स्ट आओ, जरा देखो दोनों लड़कियों को कितना खुश होके दौड़ के एक दूसरे से लिपट रहा है। अर्णा बिल्कुल सही, मैं एरर डिटेक्शन के लिए नेक्स्ट एक आपको सेशन लेके आऊंगी, ठीक है। देखो दौड़ के आके लिपट रहा है। आपको नहीं लग रहा है दोनों में बहुत दोस्ती है? याद रखना बेटा, ये जो एनी वर्ड है ना, ये रूट है दोस्ती का, ये दोस्ती का रूट है। इसीलिए आप तीनों देखो, एमिएबल, एमिकेबल और नाउन एमिटी, सब में एमी आया है ना। जीनियल देखो सिनोनिम आना शुरू हो गया। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जीनियल, एमिएबल, एफेबल, एमिकेबल, देखो जरा ध्यान से। राइट, क्लियर, समझ में आया? सुनो ध्यान से। फ्रेंडली, फ्रेंडली तो बहुत ही आसान वर्ड है, देखो यहां दिया हुआ है, ठीक है। देखो एली इज साथी बेटा, एली जो होता है वो साथी होता है। बॉसम फ्रेंड का मतलब होता है जिगरी दोस्त, ठीक है। सुनो ध्यान से। एमी रूट है दोस्ती का। एमिएबल, शी हैज एन एमिएबल पर्सनालिटी, एकदम बहुत मुस्कुरा के मिलती है ना, बिल्कुल कोऑपरेटिव है, कोर्डियल है ना, बहुत क्या करती है, बहुत हमारे साथ, हमारे से बिल्कुल हाथ मिलाती है, बहुत अच्छे से मिलती है ना, बहुत अच्छे से मिलती है। मतलब देख के लगता है यार मिलनसार है, दोस्ताना है उसका रवैया, तो क्या कहेंगे, उसकी पर्सनालिटी एमिएबल है। शी लुक्स एफेबल, यार बहुत दोस्ताना दिखती है, बट इज ग्रीन आइड। बेटा ग्रीन आइड समझ जाना, जो जलस होते हैं ना, जो दूसरों से जलन करते हैं, इसका सिनोनिम में आप एनवियस लिखोगे, उसके लिए एक इडियम है ग्रीन आइड। ग्रीन आइड एक इडियम है जिसका मतलब है जलनखोर। अरे यार वो देखने में खाली दोस्ताना है उसका लुक्स, वरना अंदर से जो है ना वो जलनखोर है। देखो ध्यान से, ठीक है, क्लियर। लेसिट्यूड नहीं, एनवियस बेटा, एनवी तो हो गया नाउन ना, उसमें एनवियस लगाओगे ना, बोलो। तो बेटा बात क्या है ना, लेसिट्यूड तो नाउन हो गया ना, ठीक है। लेथार्जिक लिख दिया मैंने, वो तो उसका था स्लगिश का, ठीक है, लैक ऑफ एनर्जी का लेसिट्यूड, बिल्कुल सही है। ग्रिगेरियस बेटा होता है जो सोशल होते, सामाजिक होते, यहां मैं फ्रेंडली की बात कर, ठीक है। कोर्डियल, बहुत सही, प्रियरंजन। लेसिट्यूड जो होगा ना बेटा वो नाउन के रूप में होगा, ठीक है। अब आओ देखो ध्यान से, वी मस्ट लिव इन एमिटी। एमिटी का मतलब क्या होता है, दोस्ती। विद अवर नेबर्स, हमें अपने नेबर्स के साथ अच्छे दोस्ताना संबंध बना के रखने चाहिए, है ना। तो वी मस्ट लिव इन एमिटी, यानी दोस्ती भरा रिलेशन बना के रखना चाहिए। बोलो यस, नो वाइट का सविता याद है ना, बिल्कुल सही। क्या बोल रहे हो? क्लोज फ्रेंड बेटा वहां पे आप कह सकते हो, लेकिन क्लोज फ्रेंड के लिए यूज होता है CHUM, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, कर्डल, जरा देखो तो ये क्या कर रहा है, ये दोनों एक दूसरे से ऐसे लिपट रहा है, देखो जरा ध्यान से, है ना, ऐसे तो कर्डल करते हैं ना, देखो, राइट। गले लगाना, गले लगाना, देखो गले लगा रहा है, ये बिल्ली इस कुत्ते के बच्चे को ऐसे गले लगा रहा है, कर्डल कर रहा है ना। टू होल्ड समवन या समथिंग,
closely in your arms. Synonym, hug and embrace. बाहों में प्यार से थामना. The girl cuddled her favorite doll. अपना जो पसंदीदा डॉल था उसने उसको अपने बाहों में ले लिया. Right? He gave her daughter a cuddle. देखो यहाँ cuddle noun है. And kissed her good night. उसने उसको लिपटाया, चुमा दिया और कहा गुड नाइट. देखो ध्यान से. वार्म वेलकम अलग होता है बेटा, हग अलग है. यस, बैंक वगैरह सबके लिए है बेटा. एम्ब्रेस देखो सिनोनिम दिया हुआ है. कर्डल, हग, एम्ब्रेस. ये नाउन और वर्ब दोनों था, इसलिए मैंने एक जगह नाउन से बनाया और एक जगह वर्ब से बनाया, एक जगह नाउन से बनाया. नेक्स्ट आओ, डेबोनेर. जरा देखो तो, हर लड़की की यही इच्छा होती है ना. आप सब भी नहीं बेटा. ग्रिपल तो होगा जैसे पकड़ना, यहाँ पे प्यार से पकड़ने की बात हो रही है. देखो जरा. देख रहे हो. Debonair is adjective having a sophisticated charm. मतलब देख के लगता है यार क्या क्लास, अच्छा क्लास भी है इसका, है ना. देखो बहुत स्मार्ट भी लग रहा है ना. देखो having a sophisticated charm, जिसका synonym है suave. Sophisticated, urban मतलब देहाती टाइप नहीं. मानते हैं ना, ये देहाती टाइप नहीं, बिल्कुल शहरी टाइप. अर्बन, कल्चर्ड, हालांकि ऐसा कुछ नहीं. आजकल देहात के लड़के भी बड़े एकदम फैशनेबल हो गए, है ना. हैंडसम, यस. आकर्षक व्यक्तित्व वाला. देखो, he looks debonair in his lifestyle, in his stylish suit. अपने स्टाइलिश सूट में ये कैसा लग रहा है, बिल्कुल बहुत अट्रैक्टिव लग रहा है. ठीक है. दिस डेबोनेर जेंटलमैन और जेंटलमैन चार्म्स एवरीवन. ये जो डेबोनेर जेंटलमैन है, ये डेबोनेर जो जेंटलमैन है वो सबको चार्म करता है. चार्म करने का मतलब अट्रैक्ट करता है. देख के सब कहते हैं ओह कितना बढ़िया लगता है ना, कितना अट्रैक्टिव है. डेप्थ तो निपुण होता है बेटा, अट्रैक्टिव कर सकते हो. डेप्थ तो निपुण होता है, इसको आप अट्रैक्टिव बोल सकते हो. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट आओ, जरा देखो इसको. ये फेमस डायलॉग और आदमी देखो कौन है. ठीक है, आदर्श अपने आप को इमेजिन कर रहा है कि काश मैं होता वहां पे. तो आदर्श तुमको मैं यहां इमेजिन करवा दूं, है ना. देखो जरा इसकी शक्ल देखो, गुस्से में. पहले कहते थे कि धर्मेंद्र को देख के सारे कुत्ते भाग जाते हैं वरना सबको एनीमिया हो जाता है. अरे भाई क्यों? क्योंकि हर डायलॉग इसका होता था कुत्ते मैं तेरा खून पी जाऊंगा, है ना. तो बेचारे सारे कुत्तों को एनीमिया हो जाता था क्योंकि धर्मेंद्र सबका खून पी जाता था. ठीक है, देखो कैसा लग रहा है इसका चेहरा. बोलोगे मैम ही इज वेरी फ्यूरियस, ही इज wrathful, irate, he is outraged. बेटा रेज का मतलब गुस्सा होता है, यानी गुस्से से बाहर हो जाना एकदम. इंडिग्नेंट, लगता है आपको मेरे पर जुर्म हुआ है, मेरे साथ गलत हुआ है. गुस्सा भी आता है, रोना भी आता है. दैट इज इंडिग्नेंट. वेरी एंग्री. व्हाट हैपेंड? यू लुक फ्यूरियस. क्या हुआ भाई, तुम बहुत गुस्से में दिख रहे हो. कई बार पूछ रहे हो ना भाई क्या हुआ. इसको बसंती भी याद आ गई तुम लोगों को, तो है ना. बेटा कैटास्ट्रॉफ का मतलब होता है सर्वनाश, वो नहीं. रेज तो रेज से तो बना है आउटरेजियस, है ना. एमिकेबल का उल्टा है, सही बात है. एमिकेबल का एंटोनिम होगा. द हीनियस क्राइम आउटरेज्ड एवरीवन. आपने देखा था निर्भया का जो कांड हुआ था, पूरा शहर बाहर आ गया था, पूरा का पूरा हंगामा. भाई निर्भया किसी की कोई नहीं लगती थी, लेकिन फिर भी हंगामा क्यों भाई. ऐसा कैसे कोई कर सकता है. गुस्सा आता था अंदर से सोच के कि ऐसा किसी महिला के साथ कोई कर कैसे सकता है ना. वो क्या था, लोग गुस्से से बाहर हो रहे थे, है ना. नेक्स्ट देखो, हीनियस क्राइम का मतलब होता है जघन्य अपराध. ने आउटरेज कर दिया एवरीवन को. बेटा एडजेक्टिव है आउटरेज्ड, लेकिन अगर इसका वर्ब फॉर्म लगाओगे तो आउटरेज होगा, जिसमें डी लगाने पे सेकंड फॉर्म बन गया, तो हमने वर्ब के रूप में लगा दिया. We received some irate phone calls from the customers. कुछ कस्टमर्स थे जो बड़े गुस्से में थे.
और उनका जो फोन कॉल था वो गुस्सा भरा था, है ना। हमें कुछ ऐसे फोन कॉल्स मिले जो बहुत गुस्सा भरा हुआ फोन कॉल्स। फ्रेंजी का मतलब से पागल हो गया बेटा, है ना। फ्रेंजी मतलब से पागल की तरह गुस्सा होना, वो फ्रेंजीड हो जाएगा। ठीक है बेटा, मैं धनबाद से नहीं हूँ, मैं गिरिडीह से हूँ। और गिरिडीह में मैं हमेशा 1 नवंबर को गिरिडीह में रहती ही हूँ, मेरे फादर की बरसी में। ठीक है, तो धनबाद से बहुत नजदीक है, चाहो तो आ जाना मिलने। चलो हो गया। नेक्स्ट आओ, जरा देखो सारे कुत्तों को, ये अपनी किस्मत झंड है, इन कुत्तों को देखो जरा, है ना। जरा देखो इन कुत्तों को, कितना मजा, लाइफ में ऐसा मजा मिलना चाहिए। नहीं, हम लोग की हालत ऐसे मजे वाली होती ही नहीं है। देखो तो क्या कर रहे हैं ये लोग, आराम से सन बाथ ले रहे हैं, है ना। बास्किंग इन द सन, बास्किंग इन द सनलाइट, टू लाई और सिट इन अ प्लेस वेयर यू कैन एंजॉय द वार्मथ ऑफ द सन। जनरली वार्मथ की बात करेंगे तो वार्मथ ऑफ द सन होता है, लेकिन बेटा मैंने जो एग्जाम्पल दिया है ना, आपको महसूस होगा खाली सनशाइन की बात नहीं हो रही है, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजों में हम बास्क वर्ड यूज कर सकते हैं। द गर्ल्स बास्क्ड इन द सनलाइट, इन द सनशाइन, इसका मतलब धूप सेक रही थी। बास्क इन द सनशाइन का मतलब हुआ कि धूप सेक रही थी, है ना। धूप सेकना इज बास्किंग इन द सनशाइन, बास्किंग इन द सनलाइट। समझ में आया। नेक्स्ट आओ, द टीम वॉज स्टिल बास्किंग इन द ग्लोरी ऑफ विनिंग द कप। भाई नेक्स्ट वर्ल्ड कप आने वाला था, और तब तक भी पिछले वर्ल्ड कप जो जीत के आया था उसी के ग्लोरी में, उसी के बिल्कुल जो एक भव्य उन लोग को रिसेप्शन मिला था, और उसी में जो उन लोग को इतना इम्पोर्टेंस मिल रहा था, उसी ग्लोरी में वो बास्क कर रहे थे। यानी बास्किंग इन द सनशाइन तो समझ में आया, लेकिन बास्किंग इन द ग्लोरी का मतलब समझ में आया कि उस जीत के खुशी में ही अभी तक वो बास्क कर रहे थे, यानी उसी तरह से नहा रहे थे। He is basking in the attention of his admirers. Again same, जो उनको पसंद करने वाले लोग हैं, उनका जो अटेंशन मिलता है, he is basking in the attention. जैसे सनशाइन में वार्मथ ले रहे हो, लोग अटेंशन दे रहे हैं, आप बड़े खुश होकर अटेंशन ग्रहण कर रहे हो, है ना। लोग बिल्कुल वाहवाही कह रहे हैं, आपकी तारीफ कर रहे हैं, आप भी बहुत अटेंशन के साथ सबको रिसीव कर रहे हो, यानी कि basking in the sunshine, basking in the glory, basking in the admiration और attention। समझ में आ गया। इसी तरह से warmth हासिल करना, ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट आओ, drowsy, इनका पीडीएफ। अब एक काम करो, मैं अभी पीडीएफ आपको शेयर कर दूंगी। आप एक, क्योंकि मैं शेयर नहीं कर रही थी क्योंकि ये सारा मेरा बुक में जाने वाला था, लेकिन आप बार बार पूछ रहे हो पीडीएफ कहाँ से मिलेगा, तो आप एक काम करो, टेलीग्राम एक चैनल में एडी लाइव करके एक टेलीग्राम चैनल है ना, आप उसको ज्वाइन कर लो। मैं अभी क्लास के बाद इसमें जो आपने लिखवाया है वो सबको इंक्लूड करके इसको वहां पे शेयर कर देती हूँ आज। ड्राउजी, देखो जरा इस आदमी को कैसे बिस्तर पे गिर रहा है यार, नींद है आ रही है इसको, है ना। देख रहे हो किस तरह से ये बस एकदम झपकी आ रही है उसे बहुत बुरी तरह से। देख लिया, क्या बोलोगे, ही इज फीलिंग ड्राउजी, सोमनोलेंट। बेटा सोमनो में सोमना रूट है स्लीप का, एंड डोज ऑफ झपकी लेना फ्रेजल वर्ब है ये, तीनों का मीनिंग है स्लीपी। देखो, आई कुडंट स्लीप लास्ट नाइट, कल रात मुझे नींद नहीं आई। आई एम फीलिंग ड्राउजी नाउ, अब मुझे नींद आ रही है, मुझे झपकी आ रही है, ठीक है। सिनोनिम स्लीपी है। इट वॉज अ सोमनलेंट समर डे। अब देखते हो गर्मी का जो दिन होता है कैसा फील होता है यार, झुपकी आती रहती है। तो मैं कहूँ वो एक दोपहर था बहुत आलस भरा समर का, यानी कि गर्मी का दोपहर था, आलस भरा। सिस्टा शॉर्ट स्लीप हो जाएगा ना बेटा, ठीक है, बिल्कुल सही कर रहे हो। इट वॉज अ सोमनोलेंट समर डे। डोंट डोज ऑफ ड्यूरिंग द वर्किंग आवर, वर्किंग आवर्स के दिन समय आप चुपकी मत लो भाई,
आप झपकी ले रहे हो, वर्किंग आवर्स 40 विंग्स भी झपकी होता है। यस, 40 विंग्स जो होता है, या फिर आप कैट नाप जो कहोगे, या फिर खाली नाप लगा दो, इन तीनों का मतलब झपकी होता है। ठीक है? पूनम झुपनी आती है, ओके। सब अपना अपना लैंग्वेज में बोलते हैं ना, कोई झपकी बोलता है, कोई झुपकी बोलता है। ठीक है? सिएस्टा भी एक शॉर्ट स्लीप है बेटा, सिएस्टा शॉर्ट स्लीप है। ये भी एक झपकी है, सिएस्टा शॉर्ट स्लीप। खासकर गर्म देशों में जब दोपहर में बहुत गर्मी होती है तो लोगों को नींद आती है, तो उसके लिए सिएस्टा वर्ड। ठीक है? नेक्स्ट आओ जरा ध्यान से देखो, वर्ब अधिकतर है, तो यहाँ इसके बाद से नाउन है। जरा देखो तो सब लोग ताली बजा रहे हैं, देखो देख लो, है ना? क्या है ये? अपलॉड कर रहे हैं, है ना? इनसोम्निया का मतलब होता है बेटा लैक ऑफ स्लीप। जब नींद नहीं आती है तो इनसोम्निया होता है, राइट? देखो ध्यान से बेटा, अपलॉड देख रहे हो, तालियां बजा रही है ये। एक्सटॉल, लॉर्ड तारीफ करना, लॉर्ड नाउन भी है यानी तारीफ भी है ना? एडुलेशन, एप्रोबेशन एंड एवेशन, बेटा याद रखना ये तीनों का मतलब तारीफ करना है, क्योंकि वर्ब है। लेकिन अगर नाउन की बात करेंगे, जहां जहां नाउन है वहां पे वो नाउन के रूप में तारीफ है। टू प्रेज, एक्सॉल्ट एंड एक्लेम, ये सारे वर्ब के रूप में, ये सारे वर्ब के रूप में, यानी ऊपर वाले की मीनिंग में, है ना? प्रेज तो खैर नाउन भी और वर्ब भी। देखो ध्यान से, दे अपलॉडेड माई परफॉर्मेंस, मैंने जो परफॉर्मेंस दिया ना, सब लोगों ने तालियां बजाई। दे अपलॉडेड माई परफॉर्मेंस, एडमायर पसंद करना। ठीक है? एक्टर्स इवेंचुअली लर्न टू डील विद द एड्यूलेशन ऑफ देयर फैंस। भाई फैंस जब शुरू में वाह वाह करते हैं ना, तो हीरो लोग का दिमाग चढ़ जाता है, हीरो के एक्टर्स बोलेंगे उनको, उनका दिमाग खराब हो जाता है। लेकिन धीरे धीरे वो उस एड्यूलेशन के आदी हो जाते हैं, है ना? इवेंचुअली लर्न टू डील विद, उससे निपटने के आदी हो जाते हैं। बेटा पीडीएफ में आपको अभी दे दूंगी, एडी लाइव टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। एडी लाइव करीबन 65,000 उसमें होंगे बच्चे, उनको ज्वाइन करना, इधर उधर का नहीं। बहुत लोग एडी लाइव के नाम से बना रखते हैं। ठीक है? आई वॉज रिलैक्स्ड, इनेट नहीं होगा बेटा, इनेट तो हो गया जन्मजात ना। When he indicated his approbation of my plan, मैं अपना प्लान पूरा प्रोजेक्ट बना के ले गई थी, और जब उसने तारीफ की मेरे प्रोजेक्ट की, तब मुझे रिलीफ मिला कि चलो इसका मतलब मेरा प्रोजेक्ट पास हो जाएगा। I was relaxed when he indicated his approbation of my plans। जरा देखो ध्यान से, ठीक है? Hats off भी तारीफ करना हो जाएगा, एक तरह से आप कह सकते हो hats off। ये आप फ्रेज के रूप में इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट देखो जरा, कैसी बचकानी हरकतें हैं यार। हाँ देखो, बोलोगे ना? क्लियर? डेली सेशन बेटा, डेली सेशन। चलो मैं देखती हूँ, अभी डेली का तो नहीं बता पाऊंगी मैं। देखो अगर अच्छा लगा तुम लोग को तो फिर आप आज 5:30 बजे भी आओ, 5:30 बजे भी क्लास चलेगी। देखो ध्यान से, चाइल्डिश देख रहे हो क्या हरकतें है यार, क्या चाइल्डिश हरकतें है ना बेटा। LUD जो ल्यूड है वो उसी से लूडो बना है ना, प्ले से, प्लेफुल, यानी कि फूलिश, इमेच्योर, प्यूराइल, एसिनाइन। बेटा एसिनाइन एस से बना है, एस का मतलब गधा, गधे की तरह। निनकॉम्पूक, वेरी गुड। सिली,
सब सिनोनिम है इसका, देखो, राइट? समझ में आया? मासूम नहीं है बेटा, ये बचकानी हरकतें हैं। मासूम होता तो चाइल्ड लाइक होता, है ना? अब कोई करते रहे, हमेशा नखरे करते रहे, तब कहोगी यार आई डोंट लाइक हिज चाइल्डिश टैंट्रम्स। मुझे नहीं पसंद है जो बच्चों वाली हरकतें, उसकी जो बच्चों वाली नखरे हैं, मुझे नहीं अच्छा लगता। When you jump and clap, you look ridiculous. तुम उछलते हो और क्लैप करते हो, क्या तुम सही में बचकाना लगते हो? अगर तुम जब उछलते और क्लैप करते हो ना, ताली बजाते हो, कूदते हो, तो बिल्कुल बचकाना लगते हो। यू लुक लिडिकुलस, यू आर स्टिल इमेच्योर। देखो मैंने इमेच्योर से लगा दिया। दो यू आर नाउ 24 या 24 साल के हो गए हो, फिर भी तुम में अभी तक समझदारी नहीं आई, मूर्खतापूर्ण हरकतें करते हो। ठीक है? ओके पवन, मैं आती हूँ बेटा। 1, 2, 3 ये नवंबर में तो मैं रहती हूँ। 1, 2, 3 नवंबर को वहां जरूर रहती हूँ। जरा देखो, देख रहे हो? अब एक बात बताओ, एक तो ये महिला भी मूर्ख है ना, जो ब्रोकोली उठा के इसको खिला रही है। यार ये सब नहीं खाता ये लोग, है ना? और लेकिन कुत्ते को देखो कितना अच्छे से एकदम ना ऐसे मना कर रहा है। जो खुश नहीं होता है जल्दी, जो नखरे करता है, हम उसको फेस्टिडियस कहते हैं। फेस्टिडियस ऐसे लोग होते हैं जो नखरेबाज होते हैं। हार्ड टू प्लीज बेटा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है, फेस्टिडियस। माई पेट्स आर क्वाइट फेस्टिडियस। मेरे जो कुत्ते हैं ना, बड़े नखरेबाज हैं। एक दिन अगर उनको चिकन मिल गया, दोनों मेरे कुत्ते हैं, 2 कुत्ते हैं, एक जर्मन शेपर्ड है और एक गोल्डन रिट्रीवर है। उन लोग को एक दिन चिकन दे दो तो दूसरे दिन पूरा दिन खाना नहीं खाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको फिर से चिकन चाहिए। जब नहीं मिलता है तो चुपचाप से फिर खाते हैं, फिर चिकन मिल जाए फिर तीसरे दिन नहीं खाएंगे। तो दे आर वेरी फेस्टिडियस। आई कांट प्लीज योर फेस्टिडियस गेस्ट्स। अरे यार तुम ये गेस्ट को लेके मत आया करो, इनको कुछ खिला दो बना के, ये तो मुंह ही बनाते हैं, है ना? आई कांट प्लीज, मैं खुश नहीं कर सकती तुम्हारी ये नखरेबाज जो गेस्ट्स आते हैं ना, उनको खुश नहीं कर सकती। टॉफी नोस्ट, यस बेटा, टॉफी नोस्ट का मतलब हो जाता है जो नखरेबाज होते हैं, है ना? ठीक है, वो भी चलेगा, टॉफी नोस्ट। वो मैंने आपको वो क्या में पढ़ाया होगा अपने शीट्स में। नेक्स्ट आओ, जरा देखो ध्यान से, कैसा उक्कड़ आदमी, जरा देखो, है ना? देखो कैसा भुक्खड़ आदमी, जरा देखोगे? देखो क्या है ये यार, कैसा पेटू है, कैसे खा रहा है यार, जरा देखो, है ना? एल्स बेटा नखरा हो जाता है। नखरेबाज इज टू गिव वन सेल्फ एल्स, अमाना, वो नखरा हो जाता है। स्नॉबिश कह सकते थे, हाँ, अगर आप चाहो तो इसमें आप स्नॉबिश लिख सकते हो। ठीक है? अब आप देखो इसको, ऐसे खाने वाले को क्या कहोगे आप? कहोगे यार भयंकर पेटू है, ही इज अ ग्लटन। जैसे भीम, देखते थे महाभारत, भीम को कुछ भी दे दो उसका पेट ही नहीं भरता था। भीम वॉज अ ग्लटन, ग्लटन नाउन है, जैसे मैंने कहा भीम पेटू था। ही इज अ ग्लटन फॉर वर्क, लेकिन जरूरी थोड़ी कि पेटू खाली खाने के लिए। भाई उसको जितना काम दे दो वो कर देता है, कमाल का उसको काम करने की आदत है। ही इज अ ग्लटन फॉर वर्क, ही इज अ रियल वर्कोहलिक। अल्कोहलिक होता है जो बहुत ज्यादा शराब पीता है, उसी से वर्ड बन गया है वर्कोहलिक। इसका मतलब जो बहुत काम करता है। देखो, ग्लटन, गूरमेंट, ठीक है, राइट? वोरेशियस ईटर, अगर आप बहुत रीड करते हो, दिन भर किताब पढ़ते रहते हो, तो कहेंगे ही इज वोरेशियस रीडर, ये भी तो कह सकते थे। तो ईटर लगा दिया क्योंकि बहुत खाता है। देखो देखो जरा ध्यान से, देखते हो? जब आप घर आओगे ना, अगर कुत्ता पालोगे, घर आओगे तो कुत्ते ऐसे ही खुश हो जाते हैं। देखो जरा, है ना? ये फनी वे में बनाने में बेटा बहुत मेहनत लगता है, तभी तो कह रही हूँ थोड़ा सा आप लोग अगर शेयर करोगे तो बहुत लोगों तक पहुंचेगा।
फिर मुझे भी इंटरेस्ट क्रिएट होगा। देखो ध्यान से, thrilled, exhilarated, elated, यहाँ पे बेटा एक्साइटमेंट भी है और हैप्पीनेस भी है ना। यहाँ पे एंथुसियास्टिक वर्ड लगा सकते हो। यहाँ पे एंथुसियास्टिक वर्ड लगा सकते हो। देखो ये कैसे उछल के कर रहा है, यपी, है ना। तो यपी तब बोलते हैं जब बहुत खुश हो जाते हैं और बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तब। देखो इसी तरह से दुम हिलाते रहे, देखिए तो पूरा ही हिल जा रहा है। कभी आप अपने फादर को देखते हो, बहुत दिनों बाद वो घर आते हैं किसी ट्रिप से, आप बहुत खुश हो जाते हो ना। द साइट ऑफ हिज फादर इलेक्टेड हिम, यानी जैसे उसने अपने फादर को देखा वो बिल्कुल खुश हो गया। I was thrilled when my name was announced in the award ceremony. मैं बिल्कुल thrilled हो गया जब award ceremony में मेरा नाम बुलाया गया। We felt exhilarated when the YouTube golden button arrived. हमारा 1 मिलियन हो चुका सब्सक्राइबर्स, तभी तो कह रहे हैं सब्सक्राइब करो आप ज्यादा, है ना, जल्दी से जल्दी आगे बढ़ाओ। तो क्या कहा मैंने, जब हमारा YouTube गोल्डन बटन अराइव किया तो हम बहुत खुश हुए। We felt exhilarated। देखो ध्यान से बेटा, आप लोग सबसे पहले केडी डिफेंस ब्रिगेड को आप सब्सक्राइब कर लो। हमारे होम पेज में जाके केडी डिफेंस ब्रिगेड को सब्सक्राइब करो, ठीक है। नेक्स्ट आओ, खत्म। अरे वाह, हम लोगों ने 20 वर्ड्स कर दिया और आप लोग इतना अच्छे से पार्टिसिपेट किए कि मुझे पता ही नहीं चला कि कब चैप्टर पूरा 20 हमारे वर्ड्स खत्म हो गए। बेटा मैं इसका GIF का अलग से बना दूंगी, हालांकि 1-2 जगह तो GIF को मैंने किसी के साथ पढ़ाया है, तो एनीवे मैं कोशिश करूंगी वहां से वीडियो भी कट करके आपको अलग से देने का, ठीक है। थ्रिल का मतलब होता है बेटा वेरी एक्साइटेड एंड हैप्पी। एक्साइटमेंट भी होता है, हैप्पीनेस भी आता है। जब आपका नाम बुलाया जाए अवार्ड सेरेमनी में, दिल की धड़कन भी बढ़ जाती है और बहुत खुशी भी महसूस होती है ना। तो ध्यान रखना बेटा, इस तरह के सेशंस आपको बहुत सारे हम देंगे, लेकिन आपने जैसे कहा ना कि मैं क्लास ले रही हूँ को पता भी नहीं था, तो आप लोग पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लो। मेरे क्लास के भी आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, वहां पे जो बेल आइकन है उसको घंटा को बजा देना अच्छे से, ठीक है। चलो हमेशा खुश रहो, मैं आपको इसी तरह के इंटरेस्टिंग सेशंस लेके आते रहूंगी और बहुत मजेदार तरीके से पढ़ाऊंगी। इसका PDF चाहिए तो आप इमीडिएटली जो टेलीग्राम चैनल है उसमें आप केडी लाइव टेलीग्राम चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। मैं थोड़ी देर में इसको आपका टेलीग्राम चैनल में डाल दूंगी, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आज शाम को 5:30 बजे आपके साथ मुलाकात होगी चैप्टर 10 के साथ, और फिर रात में वॉल्यूम 1 9 बजे, ठीक है ना। चलो बाय। हेलो एवरीवन, आज बहुत दिनों बाद आ रही हूँ मैं, और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना प्यार दे रहे हो। मैं देख रही हूँ करीबन आधे घंटे से, करीबन 100 से ऊपर लोग लाइव चल रहे हैं आधे घंटे से। क्यों भाई? तो भाई क्लास आने वाली है। और अविनाश यादव IAS, तुम्हारा जो कमेंट है ना बेटा, इतना बढ़िया कमेंट है, और आज मैं चाहती हूँ यहीं से शुरुआत करें। जो इसका कमेंट है, देखो इसने कितना बढ़िया कमेंट किया है। ना थके हैं पैर, ना हिम्मत हारी है, जज्बा है जीतने का, इसलिए सफर जारी है। मजा आ गया पढ़ के। तुम्हारी हिम्मत को देखकर, जानते हो बच्चों की हिम्मत को देखकर कभी कभी मैं भी फिर से जोश से भर जाती हूँ। चलो आज हम इडियम्स एंड फ्रेजेस करेंगे, और ये इडियम्स एंड फ्रेजेस मैं चाहती हूँ बेटा आप अपने दिमाग में ऐसे ही इडियम्स एंड फ्रेजेस करना, क्योंकि इडियम्स एंड फ्रेजेस में सबसे पहले बच्चों को ये कहती हूँ कि आप इडियम्स एंड फ्रेजेस हमेशा इमेजिन करके याद करो, वो टिक जाता है बहुत दिनों तक। और जानते हो मैं हमेशा समझाती हूँ कि जो वोकैबुलरी है ना, वो इडियम्स एंड फ्रेजेस से शुरुआत करना। हेलो एवरीवन, सबको ये जरूर लिख दो, मुझे एक थम्स अप दिखा दो, और कहां से देख रहे हो ये अपना सिटी का नाम लिख दो, ठीक है। मैं देखना चाहती हूँ मेरे बच्चे कहाँ कहाँ हैं। चलिए आ जाओ। सबसे पहले मैंने आपको क्या कहा, इमेजिन करना है आपको। देखो एट द 11th आवर बेचारा ये बंदा बक्सा लेकर अपना भाग रहा है, कागज इधर गिर रहे हैं उधर गिर रहे हैं, और इसकी आंखें देखो बाहर आ जा रही है। क्यों? क्योंकि ये लेट है, यानी एकदम आखिरी क्षण में ये पहुंचने वाला है। विवेक मेड द रिपोर्ट एट द 11th आवर। देखते नहीं हो कई बार पिक्चर में दिखाता हुआ रोमांटिक सीन होता है,
है ना, आखिरी क्षण में लड़की भागे जा रही है, लड़का हाथ दिए जा रहा है, ट्रेन निकली जा रही है और वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रहा है। अरे भाई, एट द 11th आवर अगर तुम पहुंचे हो ट्रेन के पास, तो भाई इतना तो दिमाग होना चाहिए कि जो भी डब्बा दिखे उसमें चढ़ जाओ। क्या जरूरी लड़के का हाथ पकड़ के चढ़ना? नहीं, तो ज्यादा ही रोमांटिक के चक्कर में जान नहीं जाएगी। बिकॉज शी हैज रीच्ड द स्टेशन एट द 11th आवर, शी हैज रीच्ड द प्लेटफॉर्म एट द 11th आवर, यानी कि आखिरी क्षण में। देखो, सबसे आखिरी क्षण में। नेक्स्ट आओ, बैकस्टेयर्स गॉसिप। नौकरों के बीच में जो वार्तालाप चलता है ना, पीछे बैठ के, पता है मालिक का अभी नया नया चक्कर इसके साथ चल रहा है। अरे तुम्हें नहीं पता उसकी वाइफ उसे पीटती है? ये सब क्या है? ये सब नौकरों के बीच में जो पीछे तरफ सीढ़ी पर बैठ के है ना, ये नौकर आपस में जो गुटरगू करते हैं ना, जनरली ये क्या होता है, मैंने लिख दिया है। बैकस्टेयर्स गॉसिप यूजुअली इन्वॉल्व्स द एम्प्लॉयर्स लव अफेयर्स। पीछे बैठ के ये लोग गप्पे करते रहते हैं। इनफैक्ट क्या है ना, ये बोला जाता है कि नौकरों के बीच में जो वार्तालाप हो रहा है, लेकिन जनरली ये अनफेयर टॉक्स की बात होती है। ये अनफेयर टॉक्स हमेशा जनरली घर के पीछे तरफ बैठ के सीढ़ियों पे होता है। तो कहते हैं घर के पीछे जो बैठते हैं नौकर बैठेंगे, नौकरों के बीच में वार्तालाप। इसलिए पहला एग्जाम्पल इसका यही है, टॉक्स अमंग सर्वेंट्स। लेकिन एक और है अनफेयर टॉक्स। नहीं बेटा, पापा की परी लोग ये सब गॉसिप नहीं करती है, ये सब जनरली एम्प्लॉयज करते हैं, है ना, किसी के बारे में, अपने बॉस के बारे में। सबसे मजा उनको यही आता है करने में, क्योंकि इसी से उनका फ्रस्ट्रेशन निकलता है। और जानते हो, एक बार एक कोर्ट में भी केस किया और कहा गया कि भाई ये देखो, ये लोग ग्रुप बनाए हुए हैं और ये हमारे खिलाफ बातें करते हैं। कोर्ट ने भी कहा कि भाई कहीं तो मिले इनको जगह जहां पे अपने फ्रस्ट्रेशन को वेंट आउट करे, और केस को, एम्प्लॉयर का केस को डिसमिस किया गया कि भाई इन लोग अपना फ्रस्ट्रेशन कहीं तो निकालेगा। तो वही तो है बैकस्टेयर्स गॉसिप। यहीं पर बेचारे बच्चे जो दूसरों के अंडर में काम करते हैं, वो अपना फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं। राइट, देखो, याद रहेगा, है ना। नेक्स्ट आओ, बैड ब्लड। पहले जमाने में जो गांव में लोग जब आपस में ही थोड़े थोड़े जमीन के लिए दुश्मनी होता था, है ना, तो उस दुश्मनी में कहते थे यार अपना ही भांजा है, देखो कितना गंदा मेरा खून निकल गया। तो यही से आया बैड ब्लड। लेकिन बेसिकली इसका मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब हुआ बिटर रिलेशन, एनमिटी, जिसको आप कहोगे एनिमोसिटी। देखो सिनोनिम में एनिमोसिटी, जिसका मतलब और लिख सकते हो एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म। और इसका मतलब देखो, एनमिटी लिख दिया है मैंने, एनिमोसिटी, इल फीलिंग, एक दूसरे के प्रति जो इल फीलिंग होता है उसको कहते हैं। ये सारा हो गया दुश्मनी। देयर इज बैड ब्लड बिटवीन यूक्रेन एंड रशिया। बेटा रशिया मत बोलना, इससे रशिया, जानते हो बहुत सारे ऐसे वर्ड्स होते हैं, रशिया बोलते हैं, एलमायरा बोलते हैं, एलमीरा नहीं बोलते। राइट, तो देखो कुछ लोग कहते हैं एपिटोम, एपिटोम नहीं है, एपिटमी है, ठीक है। आजा, और अगर आप कहोगे भाई एनी क्या का रूट है बेटा, एनी जो रूट है ना वो है दुश्मनी का, एमी रूट है दोस्ती का। इसीलिए अगर आप कहोगे भाई एनिमोसिटी का एंटोनिम क्या होगा, तो दोस्ती होगा। दोस्ती है एमिटी। ये देखो एंटोनिम का साइन बनाया मैंने, ये एंटोनिम का साइन है, ठीक है, एमिटी। उसके बाद फ्रेंडशिप, इसके बहुत सारे हैं, एफिबिलिटी, जेनियलिटी, है ना, और एमिकेबिलिटी, एमिकेबल से बना हुआ नाउन एमिकेबिलिटी। राइट, देखो तो फ्रेंडशिप और एमिटी इसका एंटोनिम है, एनिमोसिटी एंटागोनिज्म का एंटोनिम है। और देखो किस तरह से दोनों लड़ रहे हैं, बैड ब्लड, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लेकिन हमने एग्जांपल दिया है जो लेटेस्ट यूक्रेन और रशिया के बीच में क्या चल रहा है, जंग चल रहा है। बेटा प्रियांशु, एंटीपैथी होता है ना जब आप किसी से नफरत करते हो, यहाँ दुश्मनी की बात है। नफरत की बात करेंगे तो फिर बहुत सारे सिनोनिम नफरत का भी आ जाएगा, है ना। एमिटी हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, आप चाहो तो इसमें सहिष्णुता भी लिख सकते हो, है ना। सहिष्णुता क्या होता है? अच्छा रिलेशन नहीं, जिसको कहोगे कि अगर आप फ्रेंडशिप की बात कर रहे हो तो वही हुआ, एमिकेबिलिटी हो गया, और क्या होगा, राइट। कंपेटिबिलिटी चलेगा, लेकिन वो जरूरी नहीं, अब इतना ज्यादा सिनोनिम नहीं करना हमें। हम आज इडियम्स एंड फ्रेजेस कर रहे हो, सिनोनिम डिस्कस करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। चलो नेक्स्ट आप, बैग एंड बैगेज। शानू हैप्पी बर्थडे इन एडवांस बेटा, हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। चलो देखो आज आ गई मैं तुम्हें बर्थडे विश करने के लिए, आ जाओ। बैग एंड बैगेज बेटा, देखो जरा बोरिया बिस्तर समेत, है ना। ऐसे ही आप लोग मुझे लगते हो देखते हुए, जब तुम लोग दिल्ली आते हो ना, सारे सामान ऐसे उठा के, और जब तुम कभी मुझे लगता है बेचारा कितना परेशान लग रहा है, फिर लगता है नहीं, अभी ये आज पहली बार घर से निकला है, चेहरे में परेशानी, पसीना टपक रहा है, सामान इधर से उठा रहा है इधर गिर रहा है। लेकिन ये भी लाइफ में जरूरी है, क्योंकि इस चीज से मैं भी गुजरी हूँ। और उस दिन बड़ी फ्रस्ट्रेशन में थी कि बाप रे, इतने बड़े घर से निकल के, गिरिडीह में मेरा बहुत बड़ा घर है, इतने बड़े घर से निकल के इस रूम में जहां पर पार्टीशन से बने हुए, मतलब मुझे लग रहा था मेरा दम घुट जाएगा, क्योंकि मुझे लग रहा था मैं यहाँ पे सांस कैसे लूं। लेकिन लाइफ में वो सब चीजें भी जरूरी होती है, नहीं तब आप मजबूत बनते हो। आ जाओ, ऐसे ही दिखते हो। अब यहाँ पे एग्जांपल क्या मैंने दिया है, माय टेनेंट यानी कि मेरा किराएदार लेफ्ट
कैसे? बैग एंड बैगेज। बेटा याद रखना, बैग एंड बैगेज विद बैग एंड बैगेज करके आपको क्वेश्चन भी देता है। बैग एंड बैगेज खुद ही एडवर्ब है, एडवर्ब है, इसीलिए हमें यहाँ पे विद लगाने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ये बोरिया बिस्तर समेत, समेत वर्ड खुद ही आ गया है। विदाउट पेइंग द रेंट, रेंट दिए बिना वो बैग एंड बैगेज लेके भाग गया, यानी कि बोरिया बिस्तर समेत भाग गया। एनडीए वाले हाथ उठाए। बेटा सौरभ, आज मैंने बहुत बढ़िया एनडीए का 3 लड़कों का इंटरव्यू लिया है जो हमारे यहाँ पे रिटर्न क्वालिफाई किया है, और 2-3 बच्चे और आने वाले थे, आज नहीं आ पाए। मुझे लगता है 2-3 दिन के बाद उनका भी इंटरव्यू होगा। देखना वो लोग कैसे परिवार से। एक फार्मर का बेटा है, एक तो है जिनके फादर वो वीकली मार्केट लगाते हैं, एक तो ठीक ठाक था, उसके फादर गवर्नमेंट टीचर है, बाकी 2 की तो हालत बहुत बुरी, और ऐसे सिचुएशन में रह के उन लोगों ने रिटर्न क्वालिफाई किया है। चलो देखो, बेकर्स डजन। बेटा इसके पीछे एक कहानी है। अब कहोगे मैम डजन में 12 होता है, यहाँ पे 13 क्यों है? ध्यान से सुनना, 13 क्यों? इंग्लैंड में, जो मेडिवल एज में इंग्लैंड में जो बेकर्स होते थे ना, वो अपने बना के नहीं बेचते थे, बल्कि उनको दिया जाता था आटा। जैसे मान लो मुझे चाहिए ऐसा बन चाहिए, तो मैं उसे आटा दूंगी और वो मेरे लिए मेरा आटे का वो बन बना के देगा। लेकिन होता क्या था कि अगर बाई चांस मैंने जाके कंप्लेन कर दिया अथॉरिटी को कि देखो मेरे से आटा इतना लेता है और ये जो बन बना के दे रहा है मुझे, जो मुझे ब्रेड दे रहा है, इसका भार कम है, तो क्या होता था कि जो बेकर होता था ना, उसको कोड़े से पिटाई होती थी। तो बेकर लोग डरे रहते थे कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि पिटाई हो जाए, तो वो क्या करते थे ना कि 1 दर्जन जो बेकर बना के देता था, दर्जन भर, वो क्या करता था, एक एक्स्ट्रा बन भी डाल देता था। मतलब 12 ब्रेड बना के दिया, उसमें एक एक्स्ट्रा ब्रेड, पहले उस समय ब्रेड बन के शेप में आता था, वो भी दे देता था कि भैया 13 ले जाओ, लेकिन मेरा कंप्लेन मत करना, क्योंकि ऐसा ना हो कि मेरा कंप्लेन कर दो कि भाई मैं कम देता हूँ, ठीक है? तो इसीलिए बेकर्स डजन का मतलब होता था 13 इन संख्या, 13 इन नंबर। देखो, अभिषेक बॉट अ बेकर्स डजन ऑफ बिस्किट्स, यहाँ बिस्किट्स की बात हो रहा है। चलो, थैंक यू सो मच। आप लोग आज इतने दिनों बाद नहीं आए, फिर भी आप लोग आए हो, वेलकम कर रहे हो मुझे, लेकिन प्लीज बेटा इसको शेयर कर लो, ठीक है? क्योंकि इस बीच मैं बहुत सारे चीजों में उलझी रह गई, इनफैक्ट बहुत सारी चीजों में, और बहुत कुछ करना रहता है, बहुत कुछ करने के चक्कर में बहुत सारी चीजों में फंसते चली जाती हूँ, और उसमें ही काम में इतना उलझ गई कि मैं कुछ कर ही नहीं पा रही थी। लेकिन मैं, आप लोग जो मैंने सपोर्ट किया ना आपने मेरे स्पोकन के चैनल को, उसके लिए धन्यवाद, और इस चैनल को भी बस लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू सो मच। चलो नेक्स्ट आप, बॉर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ। देख रहे हो, इनका पोता नहीं, इनका भी पोता है, पोती है शायद। भाई इन लोग को देख के लगता है कि भाई कहाँ इन लोग पैदा हुए, नहीं देख के ही पैदा होते साथ ही खुश हो जाता हुआ लोग, नहीं अरे यार मैं कहाँ पैदा हुआ, अंबानी के यहाँ पे। दे आर बोर्न विद सिल्वर स्पून इन द माउथ। जैसे आकाश अंबानी की बात अगर करें, ही वाज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। क्यों? क्योंकि कहाँ पैदा हुआ? मुकेश अंबानी घर में, राइट? सो देखो, बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन वंस माउथ, यानी ये जो लड़की है, शी वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हर माउथ, और ये जो बच्चा है, ही वॉज बोर्न विद अ सिल्वर स्पून इन हिज माउथ। समझ में आ रहा है वंस की जगह पे क्या होता है? ठीक है, तो इसीलिए इस तरह का जब आप करो ना, तो ऐसा इमेजिन करो भाई इनका पोता के रूप में जो पैदा हुआ वो तो खुद ही उछल पड़ा होगा, यार किस्मत खुल गई, नहीं? नेक्स्ट देखो, बी इन द ड्राइविंग सीट। बेटा अगर आप ड्राइविंग सीट में तो क्या करोगे, सारा कंट्रोल आपके हाथ में है ना, जहां चाहोगे उधर मार दोगे, प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलाओगे, जब मर्जी ब्रेक लगाया पीछे वाले धार से आगे गिरेंगे, यानी पूरा कंट्रोल तो आपके ही हाथ में। इसीलिए याद रखना कि कुछ सालों के बाद, बेटा आप लोगों को मैं समझाती हूँ कि लड़कों की जिंदगी इतनी आसान नहीं होती। कुछ सालों के बाद यू विल बी इन द ड्राइविंग सीट ऑफ योर फैमिली, मतलब सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका होगा, आप भार उठाओगे। मैंने क्या कहा? यू विल बी इन द ड्राइविंग सीट। जैसे कई बार महिलाएं भी बाहर भी काम करो, बच्चे भी संभालो, घर भी संभालो, सब कुछ संभालो, एंड देन शी इज इन द ड्राइविंग सीट ऑफ द फैमिली। देखो, विद द न्यू सीईओ इन द ड्राइवर्स सीट, द कंपनी हैज टर्न्ड प्रॉफिटेबल इन जस्ट 2 years। 2 ही सालों में कंपनी प्रॉफिटेबल हो गया है, प्रॉफिट कमा रहा है। क्यों? क्योंकि ये जो नया सीईओ है ना, जब से उन्होंने पदभार संभाला है तब से। तो मैंने आपको क्या कहा? लड़कों को ध्यान से सुन लो, यू विल बी इन द ड्राइवर सीट आफ्टर अ फ्यू years। बेटा ऐसे ही खुश नहीं हो गए थे घर वाले, बेटा हुआ है, हाँ? बेयर द ब्रांड ऑफ, बेटा बियर मत बोलना, कई टीचर्स को मैं देखती हूँ बियर बियर बोलते रहते हैं। बेयर, बियर सिर्फ वो पीने वाला बियर है, ठीक है? क्लियर? बेयर द ब्रंट ऑफ, यानी कि सारा का सारा जो कहते हैं ना, जो ठिकरा फूटना उस पर, सारा का सारा प्रॉब्लम का जो दोष मरना है बस उसी पर आ रहा है। कौन है ये?
जैसे ब्लैक पीपल देखते हो, जानते हो जो व्हाइट लोगों के कंट्री में जो ब्लैक पीपल है, जब भी कोई इलीगल काम होता है ना, सबसे पहले उन्हीं को पकड़ लेते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि नहीं यही लोगों ने क्राइम किया होगा। ये कंटिन्यू कर रहे हैं टू बेयर द ब्रंट ऑफ रेशियल वायलेंस। जो भी रेशियल यानी कि समझते हो ना, नस्ल वाले जो वायलेंस होते हैं, है ना, नस्लीय जो हिंसा है, उसका सारा का सारा जो बिल्कुल भार पड़ता है वो पड़ता है किस पे? ब्लैक पीपल पे। टू बेयर द मेन पार्ट ऑफ समथिंग अनप्लेजेंट, याद रखना, ठीक है बेटा। अपोजिट का एंटोनिम अपोजिट होगा, ठीक है। बेयर द ब्रंट ऑफ, राइट, समझ में आया? देखो नेक्स्ट आओ, बीट अबाउट द बुश। अरे भाई तुमको ये बुश अगर काटना है तो बुश को काटो ना, इधर उधर पीटने से इस बुश का कुछ नहीं होने वाला। यानी जो बात करनी है मुद्दे पे बात करो ना, कहाँ घुमा फिरा के इधर उधर की बात कर रहे हो। इसको कहते हैं सर्कमलोक्यूशन। बेटा ये सर्कमफरेंस है। सर्कमफ्रेंस में ऐसे घूम क्यों रहे हो भाई? यहां से सीधा यहां तो जा सकते हो, यानी आप लोकेट तो कर रहे हो। लोक्यूशन का मतलब वार्तालाप होता है बेटा। लोकुआ इज द रूट ऑफ स्पीच, यानी इतना घुमा फिरा के बात कर रहे हो, सीधी सीधी बात नहीं कर रहे, है ना। इंस्टेड ऑफ आंसरिंग माई क्वेश्चन, रिया बिगैन टू बीट अबाउट द बुश। जब भी आप देखोगे घर में जो छोटे बच्चे होते हैं, आप उनसे पूछो कि तुमने गलती क्यों की, वो घुमा फिरा के मेरे दोस्त ने ऐसा कर दिया, उसने ऐसा कर दिया। अरे सीधा सीधा मुद्दे पे आओ ना, नहीं आते हैं। क्यों? बिकॉज दे नो वेरी वेल कि सीधा सीधा जवाब देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। दे विल बीट अबाउट द बुश। सर्कमलोक्यूशन कहते हैं इसको, घुमा फिरा के बात करना, इधर उधर की बात करना। ये पीडीएफ अभी थोड़ी देर में केडी लाइव, नीतू सिंह वोकैब, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, राइट, इसमें डाल दूंगी मैं। बीट ब्लैक एंड ब्लू, देख रहे हो कैसा पीट दिया इसको। ये अभी लाल लाल हुआ पड़ा है, थोड़ी देर में ये नीला होगा, फिर काला होगा। नहीं, पिटने पर या कहीं पर भी छिलने पर देखते हो क्या होता है, पहले लाल होता है, फिर नीला होता है, फिर काला होता है। वही बीट ब्लैक एंड ब्लू मतलब मर्सीलेसली। मर्सी का मतलब होता है बेटा MERCY का मतलब होता है दया। लेस मतलब है ही नहीं, यानी कि निर्ममता पूर्वक, निर्ममता पूर्वक, देख रहे हो, अच्छे से कुटाई होना। The dog was beaten black and blue by his master and left on the street to die. हमने किसी इंसान के लिए नहीं लिया, हमने जानवर के लिए लिया कि जानवर को ब्लैक एंड ब्लू पीटा गया और फिर उसको छोड़ दिया गया मरने के लिए। यानी इस कुत्ते की बात की मैंने, ठीक है। देखो बस ऐसे याद रखना ना यार, बीट मतलब पीटना, ब्लैक मतलब काला, ब्लू मतलब नीला, नीला काला कर देना। जिसने भी बनाया होगा उसको मुझे लगता है वो अच्छे से कभी ना कभी पिट गया होगा किसी से, तभी उसको पता है ब्लैक होते हैं, ब्लू होते हैं। देखो राइट। बीट हॉलो, बुरी तरह से फट से हरा देना। बीट हॉलो, देखो इस तरह से बीट किया। जैसे जब भी इंडिया पाकिस्तान को बीट करता है हॉलो, यानी कि बुरी तरह से, आप बड़े खुश हो जाते हो। नहीं, देखो इंडिया बीट पाकिस्तान हॉलो इन द रीसेंट मैच। यहाँ पर हम खुश होते हैं, वहां पर पाकिस्तान खुश हो जाते हैं जब इंडिया से हारते। मतलब यार ऐसी क्या दुश्मनी की, जब पाकिस्तान को हराते तो बड़े खुश होते हैं हम लोग, जब वो इंडिया को हराते तो बड़े खुश होते हैं यार। नहीं, देखो इसका मतलब है काफी आसानी और बुरी तरह से पराजित करना। टू डिफीट समवन इजिली एंड कन्विंसली, मर्सीलेसली, बहुत बुरी तरह से हराना, ठीक है। यानी बीट भी किए हैं, यानी बीट का मतलब दो चीज होता है बेटा, पीटना और हराना, ठीक है। बीट हॉलो, इंडिया बीट पाकिस्तान हॉलो इन द रीसेंट मैच। समझ में आ गया? अभी शुक बेटा, मैंने मांगा था कि सब लोग अपना अपना प्लेस बताओ, कहां कहां से। F11, हाँ ऑफलाइन F11 का कौन सा ऑनलाइन बैच होगा बेटा? हाँ ऑफलाइन बैच चल तो रहा है तुम लोग का। बैक एंड कॉल, अरे इधर सुनो, आ गया इधर से एक नौकर आया, इधर से आओ, एक नौकर इधर से पहुंचा, उधर से सारे नौकर एकदम जी हुजूर खड़े हैं। एक आवाज, एक कॉल देने पर नौकर हाजिर है, वही तो है एट वंस बैक एंड कॉल। देखो आजकल के जो कंपनीज है क्या कहते हैं कि भाई आपको 24/7 काम करना पड़ेगा। भाई तेरे बाप का नौकर थोड़ी बैठे कि 24/7 काम करेंगे, नहीं। तो क्या चाहते हैं वो एक्सपेक्ट करते हैं एम्प्लॉइज टू बी एट देयर बैक एंड कॉल राउंड द क्लॉक। बेटा राउंड द क्लॉक का मतलब होता है 24 आवर्स। ये भी ईडीएम है, पता है, राउंड द क्लॉक। सो कंपनीज एक्सपेक्ट, यहां तो मैंने किसी एक व्यक्ति का नाम लिखा है, expects his employees to be at his beck and call। जबकि हम कहना चाह रहे हैं कि आजकल की कंपनीज क्या चाहते हैं कि भाई at one's beck and call रहे। So the companies want their employees to be at their beck and call, right? Bed of roses, क्या होता है इसका मतलब? रोज बिल्कुल बिछे हुए हैं, एकदम पंखुड़ी बिछे हुए हैं गुलाब के, और मैं सोई हुई हूँ। वाह क्या मुलायम मुलायम सा फीलिंग आएगा, नहीं?
इसका मतलब है कि बहुत आरामदायक जिंदगी होना। लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस बेटा। और खासकर जब आप एक मिडिल क्लास फैमिली में, एक लोअर क्लास फैमिली में या फिर लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुए हो, तब तो बिल्कुल भी नहीं है। राइट? लाइफ इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस, यानी एकदम देखो कितना मजे से आरामदायक, देखो फीलिंग देखो इसकी शक्ल में, नहीं समझ में आया? आरामदायक, बेड ऑफ रोजेस। इसी का एंटोनिम एक और है, बेड ऑफ थॉर्न्स। थॉर्न मतलब क्या होता है? कांटे। राइट? नेक्स्ट देखो आ गया बेड ऑफ थॉर्न्स। और देखो इसमें एक चीज है, ये आपको समझ में आ रहा है? यहाँ पे जो भीष्म थे वो देखो थॉर्न्स पे, यानी कांटे, थॉर्न्स का मतलब कांटे होता है। यहाँ पे हमने उनको एरोस पे दिखाया है कि किस तरह से उनको एरो भेद दिया था और उसके बाद उसको किसने मारा था बताओ? भीष्म पितामह को तीर से किसने इतना भेजा था? नाम है पता? जरा बताओ तो कौन था, है ना? तो वो उसी बेड ऑफ थॉर्न्स पे रह के उन्होंने पूरा का पूरा वॉर देखा था, पूरा का पूरा जो बैटल था। राइट? तो याद रखना जो मैंने अभी कहा कि अगर आप मिडिल क्लास फैमिली के हो, लोअर क्लास फैमिली के हो, लोअर मिडिल क्लास फैमिली के हो, तो लाइफ इज अ बेड ऑफ थॉर्न्स फॉर यू, इट इज नॉट अ बेड ऑफ रोजेस। यस अर्जुन में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझ में आया? ये आप इमेजिन करो बेटा पिक्चर और कोशिश करो उससे रिलेट करने का खुद ही। बेगर डिस्क्रिप्शन, क्या तुम डिस्क्राइब करोगे कश्मीर को? इतनी सुंदरता है उसमें, आप उसको कैसे डिस्क्राइब करोगे? डिस्क्राइब करने के लिए भी आपको है ना बेग करना पड़ेगा डिस्क्रिप्शन, कि भाई कोई बताओ, कोई शब्द दो मुझे कि मैं ऐसी ब्यूटी को डिस्क्राइब कर सकूं, है ना? बेग कर रही हूं मैं वर्ड्स को, भाई कोई अच्छे शब्द दो ना, वही है बेगर डिस्क्रिप्शन। द ब्यूटी ऑफ कश्मीर बेगर्स डिस्क्रिप्शन, यानी कि नहीं समझ में आता है कौन सा शब्द इस्तेमाल करूं जिससे मैं तुम्हें बता सकूं कि हाँ की सुंदरता क्या। देखो समझ में आया? बेगर डिस्क्रिप्शन, यस वेरी गुड, अर्जुन ने किया था, है ना? सो ऐसे भी याद रखना, बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई अमीर के घर में पैदा हो जाएंगे, उसके घर में पैदा हो जाएंगे। बेटा किस्मत में जो लिखा है वो तो होके रहेगा ही। इसलिए आपने देखा भीष्म की किस्मत में क्या क्या लिखा था? नहीं, कभी भी वो खुश रहे, अरे खत्म हो गया। अब ये मैं आपको अभी थोड़ी देर में शेयर कर लूंगी, और रात को 10 बजे मैं कल नहीं परसों फिर से आऊंगी। और अभी मैं बहुत सारे अच्छे इडियम्स बना रही हूँ और कोशिश यही कर रही हूँ मैं कि बहुत बढ़िया से आपको एक्सप्लेन करके दूं कि किस तरह। हेलो एवरीवन, क्या हालचाल तुम लोग का? आज मैं जो करने जा रही हूँ वो है CHSL और CGL 2023 में कुछ आपको न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस दिखे थे। उन न्यू इडियम्स एंड फ्रेजेस को लेके मैं आई हूँ। याद रखिएगा, अगर आपने CHSL दिया और CGL दिया है तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे इडियम्स एंड फ्रेजेस है जो CGL और CHSL ने पहले कभी नहीं पूछे थे, यानी प्रीवियस ईयर में आपको नहीं मिलेंगे। उनमें से जितने थे न्यू सारे लेके मैं आ गई हूँ। आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं फर्स्ट इडियम में, स्नग एज अ बग इन अ रग। बेटा स्नग का मतलब होता है कंफर्टेबल, कंफर्टेबल एज अ बग। बेटा ये जो कीड़े होते हैं ना, स्पेशली आप जानते हो ना जो आपके बेड बग्स होते हैं, है ना, खटमल वगैरह वो। और रग जो होता है ना, ये आप मान के चलो कंबल होते हैं जनरली जो आपको वार्म रखता है, दैट इज अ रग जो आपको वार्म एंड कंफर्टेबल रख सकता है। स्नग एज अ बग इन अ रग, आप समझ में आ गया होगा कि भाई बेड में आपके जो ये बेड है, जो उसमें कंबल है, उसमें अगर कोई बग होता है वो कितना कंफर्टेबल हो। और सोचो उसमें एक लड़की भी सोई हुई है तो कितने मजे से उसका खून भी चूस रहा होगा। एक तो सुंदर लड़की, ऊपर से खून चूसने को मिल रहा है, ऊपर से इतना आरामदायक रग है ना, उसमें जो बग है स्नग। बस यही तो स्नग का मीनिंग अगर पता है आपको तो आपको पता चल जाएगा इसका मीनिंग क्या है, यानी सुख में, आराम की अवस्था में, कंफर्टेबल। देखो इसका एग्जाम्पल, कर्ल्ड अप मतलब जैसे ऐसे सोते हो ना, पैर हाथ से सिकोड़ के कर्ल्ड अप हो जाते हो, यानी गोल घूम जाते हो। बाय द फायर प्लेस, आग जल रही है किनारे, देखते हो ना जहाँ पे ठंडे देश होते हैं वहां पे एक फायर प्लेस होता है जहाँ पे आग जल रहा होता है। विद अ गुड बुक, मजे से एक अच्छी सी किताब हाथ में, कर्ल्ड अप हो बिल्कुल आरामदायक कुर्सी में और फायर प्लेस के पास, शी फेल्ट as snug as a bug in a rug on a chilly evening। बाहर बिल्कुल ठंड, चिली इवनिंग मतलब एकदम ठंडा शाम, उसमें ये कर्ल्ड अप है फायर प्लेस के बगल में एक बढ़िया सी किताब के साथ, उसको कितना कंफर्टेबल महसूस हो रहा होगा। देखो राइट। नेक्स्ट आओ, लूज हिज मार्बल्स। मैंने ऐसा ही पिक्चर बनाया है जिसमें इस बंदे का आंख ही देख रहे हो बिल्कुल मार्बल की तरह लग रहा है, नहीं? और कैसा लग रहा है ये आदमी? लग रहा है जैसे पागल हो गया है। हुआ क्या, ऐसे पागल हो गया है। इसका मतलब गो इनसेन, पागल हो जाना, गो इनसेन मतलब देखो सेंटेंस में इसका एग्जाम्पल, व्हेन ही स्टार्टेड टॉकिंग टू इमेजिनरी फ्रेंड्स, जब वो अपने काल्पनिक फ्रेंड से बात करने लगा तो फिर his family got worried that he might be losing his marbles। उसकी फैमिली वरीड हो गए क्या, कि शायद ये पागल हो गया। राइट? देखो
सुमित शर्मा, अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हो 12 पास करने के बाद, तो आपका मैथ्स, आपके साइंस, आपके इंग्लिश अच्छी हो जाएगी, क्योंकि इन तीनों में ही तो आपको मिलता है, ट्यूशन नहीं। सीपीयू मेंस का कोई बैच है क्या बेटा? कोई भी एक मेंस एक बैच ले लो ना फटाफट। हाँ, मेंस का बैच है क्या? होगा, देखो ना टीवी लाइव में इसमें लगा हुआ है। अब ये पीडीएफ मैं शेयर कर लूंगी, इसके साथ आपको मिल जाएगा उसके सारी डिटेल्स जो भी बैच के। देखो समझ में आ गया। नेक्स्ट आओ, रेन ऑन वंस परेड। अब देखो ना बेचारा, इतना बढ़िया से लोग परेड की प्रैक्टिस करके जा रहे हैं, नहीं कितना बढ़िया से परेड की प्रैक्टिस किए होंगे, और बारिश हो गई। अब ये बेचारे इतने बढ़िया यूनिफॉर्म में होंगे, सब लोग एक ऐसा सफेद सफेद रेन कोट पहने हुए हैं बेचारे। इसका मतलब सारा प्लान चौपट हो गया ना इनका। इतना बढ़िया से बिल्कुल ड्रेस्ड अप होके परेड की प्रैक्टिस करके जिस दिन की तैयारी की उसी दिन पानी बरस गया। इसका मतलब प्लान चौपट करना नहीं। शी डिडंट मीन टू रेन ऑन हिज परेड। ये उसे नहीं चाहती थी कि डिसहार्टन करे, है ना, उसका बिल्कुल दिल दुखा दे या उसका प्लान सारा स्पॉइल कर दे। बट हर क्रिटिसिज्म, जो उसने निंदा की ना, डैम्पेंड हिज एक्साइटमेंट, उसके सारे एक्साइटमेंट को खत्म कर दिया अबाउट द प्रोजेक्ट को लेकर। जो ये एक्साइटेड था, उसके सारे एक्साइटमेंट को डैम्पन करने का मतलब होता है बेटा सारा मूड खराब कर देना, यानी कि पानी फेर देना। ठीक है, डैम्प करना मतलब भिगा देना, वही समझो पानी फेर देना। जो प्रोजेक्ट को लेकर उसके प्लान्स थे, जो एंथुसियाज्म था, जो एक्साइटमेंट था, वो सब पर उसने पानी फेर दिया। सी, अगर आपको ये याद रहेगा तो आप समझ जाओगे कि परेड के दिन रेन होने का मतलब है सारा प्लान बेचारों का चौपट हो गया। ठीक है, ये देखो सारे के सारे न्यू इडियम से बेटा। गो द एक्स्ट्रा माइल, आपको महसूस हो रहा है सारे लोग दौड़ रहे हैं, लेकिन ये कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है और कुछ एक्स्ट्रा दूर गया सबसे, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है। यू कैन फील कि भाई ये एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है बाकियों से ज्यादा। टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट, कुछ अतिरिक्त प्रयास करना। डिस्पाइट बीइंग टायर्ड, थके होने के बावजूद, she decided to go the extra mile to complete her project before the due date. उसने डिसाइड किया कि मैं एक्स्ट्रा माइल जाऊं, यानी एक्स्ट्रा एफर्ट डालूं, क्योंकि ड्यू डेट यानी अंतिम तारीख से पहले अगर मुझे प्रोजेक्ट सबमिट करना है तो मुझे थोड़ा अतिरिक्त मेहनत करना पड़ेगा। वही है, देखो, टू डू एक्स्ट्रा एफर्ट हो गया। स्पोकन बुक लेना, बट फ्लिपकार्ट में बेटा, फ्लिपकार्ट में आज सेल में सिर्फ 4 बुक्स थे, बाकी सारा आपको मिल जाएगा, लेकिन सेल पे आज नहीं था। अब तो 10 बजे सेल भी खत्म हो गया होगा, नहीं? नेक्स्ट आओ, ब्लो ऑफ द स्टीम। जरा देख रहे हो, ये जैसे नहीं लग रहा है बिल्कुल, मुझे तो इसकी शक्ल ही पतीले जैसी लग रही है, और लग रहा है जैसे सारा स्टीम बह के निकल रहा है मुंह से, नहीं आंखों से। यही तो है ब्लो ऑफ द एक्स्ट्रा स्टीम। अंदर जो भड़ास, जो भावना भरी पड़ी है, उसको एकदम भड़ास के साथ निकाल देना, यही है टू वेंट आउट। बेटा, वेंट का मतलब समझते हो? जब आप पढ़ते हो ना एक ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी के ऊपर जो एक छोटा सा वो देखते हो छेद होता है जहां से सारे लावा निकलते हैं, बेटा उसी को वेंट कहते हैं। तो इस वेंट आउट का मतलब समझ में आ गया कि अंदर जो ज्वालामुखी है उसको बाहर भड़ास के साथ निकालना, वही तो वेंट आउट। वंस इमोशन दैट हेल्प्स यू गेट रिड ऑफ स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, अंदर जो फीलिंग्स भरी पड़ी है उसको भावनाओं के साथ बहा के निकालना। देखो, भावनाओं को व्यक्त करके हल्का महसूस करना। आफ्टर अ लॉन्ग वीक एट वर्क, पूरा सप्ताह काम करने के बाद, ही लाइक्स टू ब्लो ऑफ द स्टीम बाय गोइंग टू हिज फार्म हाउस। वो चाहता है रिलैक्स करना, अपने सारी भावनाओं को एकदम भड़ास के साथ, थकावट को निकालना अपने फार्म हाउस को जाके। देखो ध्यान से, ठीक है। स्टेप अप वंस गेम, देखो स्टेप लगा दिया मैंने, स्टेप तो सीढ़ी होता है ना, स्टेप अप वंस गेम। अब देख रहे हो सबको एफर्ट करते हुए, फिर ऐसे याद रखो ना, जब आप स्टेप अप करते हो तो ऊपर ही तो जाते हो, नीचे तो नहीं जा रहे हो। और स्टेप अप का मतलब हुआ कि जो आपका परफॉर्मेंस है आप उसके ऊपर ही तो गए हो, बस वही तो दिखा रही है, मैं आपको फीलिंग दिला रही है। टू इम्प्रूव वंस परफॉर्मेंस, अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना इज स्टेप अप वंस परफॉर्मेंस। She knew that she had to step up her game if she wanted to win an Olympic medal. To step up one's game का मतलब हुआ अपने परफॉर्मेंस को बेहतर करना। इसे पता था कि इसे अपने गेम को बेहतर करना पड़ेगा, यानी परफॉर्मेंस को बेहतर करना पड़ेगा अगर वो ओलंपिक मेडल जीतना चाहती है। तो देखो बेटा, CHSL CGL सबके लिए एक ही बैच होता है बेटा, एक ही तो है। जो आप CPU है, CGL है, CHSL है, स्टेनोग्राफर है, MTS हो, GD हो, NDA हो, TGT हो, DSSS हो, कौन सा अलग इंग्लिश आने वाली है? सब में एक ही होता ऑब्जेक्टिव इंग्लिश। देखो, What one's weight in gold, एक तरफ सोना रख दिया गया है और एक तरफ इस आदमी को बिठा दिया गया है। अब भाई इसको तोला जा रहा है सोने से, इसका मतलब यार कुछ तो है वजन इसमें, नहीं? जिसको तोला ही जा रहा है सोने से, यानी कि वर्थ के लायक होना। वर्थ का मतलब होता है के लायक।
ठीक है, गुड टीचर्स आर वर्थ देयर वेट इन गोल्ड। अच्छा टीचर मिल जाए यार, है ना, कितना बढ़िया होगा, सोना मिल जाता है जैसे लगता है, नहीं है ना, दे वर्थ देयर वेट इन गोल्ड। आज मेरे इसी चैनल पे एक 52 इयर्स की महिला का इंटरव्यू है, जरूर देखना। और नेक्स्ट वीक तक एक ऐसे छात्र का सीटेट में सिलेक्शन हुआ है जो बिल्कुल एक पैर भी नहीं चल सकता है, पूरा कंप्लीट वो हैंडीकैप है, बिल्कुल ही एकदम बेड रीडर है, पूरा उसका शरीर जो है यहाँ से लेकर नीचे तक बिल्कुल हिल भी नहीं सकता है। उसके साथ आज इंटरव्यू हुआ है, क्या लड़का है यार, जान डाल दिया उसने आज मुझ में भी, इसीलिए उसका भी इंटरव्यू देखना नहीं भूलना। मैं ऐसे ही एग्जाम्पल्स आपको दूंगी जो आपको सही में जोश से भर देगा, ठीक है। तो आज का इंटरव्यू जरूर देख लेना। 52 इयर्स की महिला है और उसने एग्जाम पता है कब दिया, जबकि एग्जाम दिया है सिर्फ एक सप्ताह के बाद जिस दिन उसके हस्बैंड का डेथ हुआ था। घर में मातम बनाने वाले लोग बैठे हुए थे और वो जाके एग्जाम सेंटर में एग्जाम देके आई। तो उनको भी मेरे तरफ से सलाम है, बहुत बढ़िया इंटरव्यू उन्होंने दिया है। और आज का भी इंटरव्यू बहुत जल्दी लोड हो जाएगा, वो भी जरूर देखना आप लोग। आ जाओ। गुड टीचर्स आर वर्थ देयर वेट इन गोल्ड। उसने बताया उसके एक टीचर थे, 8th स्टैंडर्ड तक घर के बगल में स्कूल था इसलिए जा सकता था। 9th स्टैंडर्ड में सबने हथियार डाल दिया, कितनी दूर कौन लेके जाएगा उसे। उसे एक टीचर ने जाके 9th में एडमिशन कराया था। तो देखो ऐसे अच्छे टीचर्स मिल जाए लाइफ में, नहीं तो फिर क्या बात है। दे वर्थ देयर वेट इन गोल्ड। देखो आर्म टू द टीथ, ये कुछ याद है आपको? हाँ जरा बताओ तो कमेंट में कौन है ये। और देख रहे हो कितने ढेर सारे हथियार निकाले थे इसने, और हथियार निकाल के धाए 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 सब तरफ फायरिंग कर दिया। यानी कि आर्म्ड विद अ लॉट ऑफ वेपन्स। आर्म टू द टीथ मतलब दांत में भी हथियार है, हाथ में तो हथियार होंगे ही, पैर में तो होंगे ही। जब दांतों में हथियार फिट किया हुआ है बंदा तो समझ सकते हो कितने हथियारों को लेके वो चल रहा होगा, नहीं। The soldiers were armed to the teeth, ready to defend the borders. जो सोल्जर्स है, देखो ऑर्डर नंबर देखो इसका साइड, इसको कॉल करा। The soldiers were armed to the teeth, ready to defend the borders, यानी कई हथियारों से लैस वो बॉर्डर्स को डिफेंड करने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। वेरी गुड, सबने पिक्चर दे रखी है, देखो क्लियर। लुक फॉर ए नीडल इन अ हेस्टैक। बेटा ये जो हे होता है ना, देखते ना पुआल होते हैं जो चारा बना के खिलाया जाता है गाय भैंस को। हेस्टैक पूरा एक पुआल का बिल्कुल बंडल, उस बंडल में मतलब ढेर सारे पुआल रखे हुए हो और उसमें तुम्हें एक नीडल ढूंढने को कह दिया जाए, भाई खोजना कितना मुश्किल है, सोच रहे हो? नहीं, खोजना कितना मुश्किल है हे स्टैक में एक नीडल को। इसका मतलब है लुकिंग फॉर समथिंग वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड, जिसको खोज के निकालना बहुत मुश्किल है। किसी ऐसी वस्तु को खोजने की कोशिश करना जिसे खोज निकालना कठिन हो। फाइंडिंग माई लॉस्ट इयररिंग्स, जो मेरे इयररिंग्स खो चुके थे उसको खोज निकालना कहाँ पे? इन द स्टेडियम। ओ माई गॉड, 5,000 लोगों के कम से कम स्टेडियम होता है, नहीं। Was like looking for a needle in a haystack, यानी बिल्कुल नीडल हे स्टैक में खोज निकालने के बराबर था जो मैंने अपने खोए हुए इयररिंग्स को जब स्टेडियम में ढूंढने की कोशिश की तो। डिफिकल्ट टू फाइंड, वेरी गुड। इन द फास्ट लेन, बट आप जानते हो अगर आप गाड़ी चलाते हो तो कि जब आप फास्ट लेन में अलाउड रहते हो इसका मतलब है आप बहुत तेजी से गाड़ी निकाल सकते हो, है ना। जब आप बहुत तेजी से गाड़ी निकाल रहे होते हो तो कई बार ऐसा होता है स्पीड जो होता है आपको एक्साइटमेंट देता है ना, आपको एकदम एडवेंचरस सी फीलिंग देता है। बस यही याद रखो, इन द फास्ट लेन का मतलब इवेंटफुल एंड एक्साइटिंग। देख रहे हो जरा इन सबकी आंखों को देखो और इस लड़की को देखो, यहाँ पर ऐसे जो भी अपना खोपड़ी बाहर निकालता है ना उसका चालान हो जाता है। सही बात है, ऐसे खोपड़ी बाहर निकालने में चालान हो जाता है। और मैं 2 जगह गई हूँ सेमिनार में और दोनों जगह पे सेमिनार में पहुंचते ही मेरे स्टाफ और सारा मैनेजमेंट कहता है मैडम आप ऊपर खड़े हो। अरे यार मैं ऊपर खड़े नहीं होना चाहती क्योंकि मैं बिल्कुल ही लॉ अबाइडिंग पर्सन हूँ। अब वो लोग ऊपर से मेरी गाड़ी का छत खोल देते, कहते खड़े हो। अब मुझे इतनी शर्म आती है लेकिन क्या करूं भाई, ऑर्डर इज ऑर्डर। देखो तो वही है इन द फास्ट लेन, बाहर निकाल के आप एक्साइटिंग एंड इवेंटफुल बना रहे हो किसी चीज को। शी लिव्ड लाइफ इन द फास्ट लेन, समझ रहे हो, बहुत ही एडवेंचरस लाइफ जीना, ऑलवेज सीकिंग न्यू एडवेंचर्स। उसको बहुत एडवेंचर चाहिए, कुछ लोगों को एडवेंचर हमेशा चाहिए होता है, नहीं तो वही देखो क्लियर। हाँ, फीट ऑफ क्ले, ये जरा देखो भाई, अगर फीट आपका क्ले का हो तो समझते हो ना, बस तुरंत ही थोड़ा सा पानी में पैर जाएगा तो वो क्ले का फीट टूट जाएगा और तुम धार से गिरोगे। इसका मतलब समझते हो? इसका मतलब है जहां पर भी बस मौका मिला वहीं फिसल गए। आप जैसे कहते मैं तो सख्त लौंडा, भाई मौका ही नहीं मिल रहा है, कोई लिफ्ट ही नहीं दे रही, क्या कहेगा सख्त लौंडा? नहीं, तो वही चीज है कि टू हैव सम डिफेक्ट, कुछ खोट होना,
डिस्पाइट हिज प्रोफेशनल सक्सेस, अपने कामयाबी है उसको मिली हुई है अपने प्रोफेशन में, he had feet of clay when it came to managing his personal life. अपने पर्सनल लाइफ को मैनेज करने में उसका क्या है, फीट ऑफ क्ले है। समझ रहे हो, मैंने ऐसा बनाया कि देखो आपका फीट अगर क्ले का है तो इस तरह से तुरंत पानी में आया, निकल गया और धार से गिर गया, हाथ में शराब की एक बोतल हुई है। वो समझा रहा है आपको कि भाई फिसलना, पीना और भी बहुत सारी चीजें। देखो क्लियर। रूट एंड ब्रांच, बेटा अगर मैं रूट एंड ब्रांच सब कुछ मिला के बात करूं, इसका मतलब संपूर्ण हो गया भाई। पेड़ का मैंने ब्रांच भी ले लिया, रूट भी ले लिया, सब कुछ ले लिया, तो बचा क्या, यानी कंप्लीट। द कंपनी नीडेड टू बी रीस्ट्रक्चर्ड, भाई कंपनी की बहुत बुरी हालत है, अब इसको रीस्ट्रक्चर करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। इन ऑर्डर टू एड्रेस इट्स प्रॉब्लम्स, अगर इसके प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है तो, यानी अगर इस प्रॉब्लम्स को हम अगर सुलझाना चाहते हैं तो उसे पूरी तरह से रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा, यानी कि रूट भी और ब्रांच भी। राइट, देखो अप्स एंड डाउन्स, पर जब ऊपर जाते हो तो देखो एकदम हीरो बने रहते हो, नहीं, और जब पैसे गए तो देखो क्या बुरी हालत होती है। नहीं, अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, यानी अमीरी गरीबी, अच्छे दिन बुरे दिन, नहीं वही तो है, इन गुड एंड बैड टाइम्स। द रिलेशनशिप हैड इट्स शेयर ऑफ अप्स एंड डाउन्स, उनका जो रिलेशनशिप था ना उसमें अप्स एंड डाउन्स आए, सबके रिलेशनशिप में अप्स एंड डाउन्स आता है, लेकिन अच्छे जोड़े वही होते हैं कौन, व्हेन दे मैनेज टू सॉर्ट आउट देयर प्रॉब्लम्स। लेकिन ये दोनों के जोड़े ने क्या किया, हमेशा वो मैनेज किए अपने प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने में। देखो समझ में आया, क्लियर। अच्छे और बुरे दिन, क्राइंग नीड, भैया जब बच्चे को, छोटे बच्चे को भूख लगती है ना तो वो चिल्लाता है, रोता है, भयंकर रोता है। बेटा क्राई का मतलब होता है हाँ हल्ला मचा के रोना, वीप मतलब आंसू बहा के रोना। तो बचपन में आप क्राई करते थे, जब बड़े हो गए तो वीप करते हो, नहीं चुप के रोते हो, नहीं चुप के रोते हो, आंखें सूजी रहती है तब पता चलता है अच्छा ये रोया है। देखो क्राइंग नीड इज अर्जेंट नीड, जो तुरंत जरूरी है, दैट इज द क्राइंग नीड। देख रहे हो, इसको दूध चाहिए। एम्प्लॉयमेंट इज अ क्राइंग नीड टुडे, आज के दिन पर सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, रोजगार। तो एम्प्लॉयमेंट इज अ क्राइंग नीड टुडे। देखो आपके लाइक क्वेश्चन लेके आ रही हूं मैं, गेट अ सेकेंड विंड। बेटा याद रखना, जो पहले जमाने में जो जहाज होते थे ना पानी के, उसमें जब ऐसा सेल जो लगा रहता था, मोटर वोटर तो होता नहीं था पहले, ना गाड़ी मोटर गाड़ी थी और ना ही जहाज में कोई मोटर लग सकता था। तो ये जो सेल लगा रहता था ना, जब इसको विंड मिलता था तो ये पूरा विंड इतना बड़ा जो पर्दा जैसा है सेल, उसमें जो विंड पड़ता था तो वो पूरा का पूरा पर्दा एक डायरेक्शन में ढकेलाता था। जब एक डायरेक्शन में ढकेल जाता था ये, तो ये पूरे शिप को खींचता था, और एक बार जब चलना शुरू हो गया तो फिर ये लोग चला लेते थे। इसका मतलब है कि फिर से विंड मिलना, यानी फिर से जहाज चल पड़ना। समझ में आ गया, और वही तो है। He was suspended from the job, but after the court's order in his favor, he has got a second wind. वो उसे सस्पेंड कर दिया गया नौकरी से, लेकिन कोर्ट का ऑर्डर जब उसके फेवर में आया तो उसे फिर से एक मौका मिल गया अपने नौकरी में फिर से आने का। तो देखो गेट अ सेकंड विन का मतलब क्या हुआ, गेट अ सेकंड चांस। देखो समझ में आया, और ये हमारा खत्म हो गया आज का पूरा कंप्लीट। याद रखिएगा कि ये जो पूरा कंप्लीट पीडीएफ है अभी थोड़ी देर में हम आपको दे देंगे, मैं सेव कर दे रही हूं। अब ये पीडीएफ थोड़ी देर में आपको मिल जाएगा, क्लियर। और ये सारे नए इडियम्स एंड फ्रेजेस थे जो सीजीएल और सीएचएसएल 2023 में थे, जो आज तक कभी भी नहीं एसएससी में पूछे गए थे। तो मुझे नया दिखा तो मैंने आपके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। अलीशा 3 मंथ्स में पूरा करना है बेटा, तो फिर आप कोई वीओडी बैच लोगे, ठीक है। न्यू बैच आ रहा है स्पोकन का, उसका पीडीएफ मैं अभी इसमें लगा दूंगी, देख लो लगा के। अभी हम आपके साथ थोड़ी देर में, आधे घंटे के अंदर ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ जो अभी मैंने कराया है, ये आपका टेलीग्राम में इंग्लिश बाय क्या है, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह, स्पोकन इंग्लिश बाय नीतू सिंह वोकैब और खेली लाइव, इन तीनों में हम शेयर कर देंगे, ठीक है। मेरा फ्लिपकार्ट में सेल वो डिसाइड करते हैं, हम डिसाइड नहीं कर सकते। आज था, मेरा फुल नॉलेज चाहिए बेटा, मेरा फुल नॉलेज लेने के लिए मेरी उम्र तक होना पड़ेगा ना आपको। तो खाली एक बैच ले लो और पढ़ाई कर लो, एक नौकरी ले लो, है ना। यस गीता, बस इतना ही न्यू इडियम्स था बेटा। मैं फिर आऊंगी ट्यूसडे को बढ़िया से एक सेशन लेके, और मैं रेगुलर रहूंगी आप यूट्यूब में। बेटा थोड़े से बीच में कभी कभी लाइफ में ऊपर नीचे हो जाता है, तो इसीलिए मैं थोड़ा सा दूसरे काम में व्यस्त हो गई थी, इसलिए नहीं आ पा रही थी। हालांकि मैं अब रेगुलर आऊंगी और कुछ नया लेके आऊंगी, पुरानी घिसी पिटी चीजें नहीं, ठीक है। चलो थैंक यू सो मच।